बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का लेक्चर नंबर 38 कवर करने जा रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये बताया था कि लेक्चर नंबर 37 जो है वो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो टॉपिक है वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। लिहाजा मैंने आपको वहाँ पे कहा था कि आप लेक्चर नंबर 37 कंप्लीट स्किप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लेक्चर नंबर 38 के शुरू पे जो हमने लेक्चर नंबर 37 के अंदर जो टॉपिक स्किप किया था, वही टॉपिक थोड़ा सा जो है ना वो लास्ट से वो यहाँ पे लेक्चर नंबर 38 के शुरू पे है। लिहाजा आप यहाँ पे लेक्चर नंबर 38 के शुरू पे ये जो लेक्चर नंबर 37 का थोड़ा सा पोर्शन बच रहा है, इसको भी आप स्किप कर दें। इसको भी आपने को करने की ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं उस टॉपिक के ऊपर जिस टॉपिक को आज हमने लेक्चर नंबर 38 में कवर करना है। तो चलें, ये हम जो है दो तकरीबन ये 2 से 3 पेज हैं जिनको आप स्किप कर दें। लें जी, ये जो है ना अब आपका टॉपिक यहाँ पे लेक्चर नंबर 38 का जो ऑफिशियल अपना टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एनालिसिस ऑफ क्लॉक्ड सिंक्रोनस स्टेट मशीन्स। तो यहाँ से आपने लेक्चर नंबर 38 जो है वो स्टार्ट करना है। इस लेक्चर नंबर 38 के अंदर भी सिर्फ एक ही टॉपिक है, ये वाला एनालिसिस ऑफ क्लॉक्ड सिंक्रोनस स्टेट मशीन, जिसको आपने अच्छे से कवर करना है। ये भी पेपर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मैं कहूँगा, ये नहीं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी आपने इसको करना ज़रूर है। तो इस कंसेप्ट को समझने से पहले आपको अगर याद हो तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 29 के अंदर एक टॉपिक करवाया था जिसको आपने बड़े अच्छे से किया था, और वो तकरीबन 3 से 4 टॉपिक्स के अंदर कवर किया था सर ने, और उसकी डिफरेंट एग्जांपल भी आपने देखी थी। और वो टॉपिक क्या था भला कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्किट, कि आपको किस तरह से आप डिफरेंट स्टेप्स को परफॉर्म करते हुए आप अपना पूरे का पूरा सर्किट जो है वो ड्रा करते हो। अगर आपको याद हो तो उसमें 6 स्टेप्स थे। पहला स्टेप ये था कि आप सबसे पहले उसमें जो है वो अपनी स्टेट डायग्राम बनाते हो। दूसरा स्टेप उसमें ये था कि आप उसके बाद अपनी जो नेक्स्ट स्टेट टेबल है वो क्रिएट करते हो। तीसरा उसमें स्टेप ये था कि आप उसमें जो नेक्स्ट स्टेट टेबल से जो है वो अपना फ्लिप फ्लॉप डिसाइड करते हो, और फिर उस फ्लिप फ्लॉप की बेस पर आप उस फ्लिप फ्लॉप का ट्रांजिशन टेबल बनाते हो। चौथा स्टेप ये था कि आप उस फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिशन टेबल के थ्रू अपना के मैप ड्रा करते थे और उसकी ग्रुपिंग करते थे। पांचवा स्टेप ये था कि आप उस के मैप से जो है वो क्या करते थे, आगे फर्दर जो है वो आप उसके सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करते थे। और छठा स्टेप ये था कि वो जो आप बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करते थे, उन बूलियन एक्सप्रेशन को देखते हुए आप जो है अपना पूरा का पूरा सर्किट जो है वो ड्रा करते थे। ये था आपका लेक्चर नंबर 29 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सर्किट्स। उसी टॉपिक का दोस्तों रिवर्स यानी उल्ट, यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं एनालिसिस ऑफ क्लॉक्ड सिंक्रोनस स्टेट मशीन्स। अब इस टॉपिक में बेसिकली क्या होगा, इस टॉपिक में बेसिकली आप रिवर्स करोगे। रिवर्स से मुराद ये है कि वहाँ पे आप 6 स्टेप्स परफॉर्म करके अपना पूरा सर्किट ड्रा करते थे, बनाते थे। यहाँ पे हमें सर्किट गिवन होगा, यहाँ पे मतलब हमारे पास उसका उल्ट होगा। यहाँ पे हमारे पास सर्किट गिवन होगा, हमने उस सर्किट को देखते हुए जो है स्टेट डायग्राम बनानी होगी। वहाँ पे हम स्टेट डायग्राम से शुरू करते थे और एंड कहाँ पे करते थे, सर्किट डिज़ाइन पे। यहाँ पे हम उल्ट करेंगे कि हमें सर्किट खुद दिया होगा और हमने उस सर्किट को देखते हुए डिफरेंट 3 स्टेप्स परफॉर्म परफॉर्म करने हैं। और इसमें आपको कितने स्टेप परफॉर्म करने पड़ते हैं, 3 बेसिक स्टेप परफॉर्म करने पड़ते हैं। कि आपको अगर एक सर्किट दिया जाए और कहा जाए कि इस सर्किट को देखते हुए जो है मुझे स्टेट डायग्राम बना के दो। दोस्तों अगर आपने स्टेट डायग्राम बनानी हो, स्टेट टेबल बनाना हो, तो उसके लिए पहले आपने ये 3 स्टेप्स जो है वो परफॉर्म करने हैं। तो यही वो सारी राम कहानी सर ने यहाँ पे लिखी हुई है कि जी किस आपका ये टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो जैसा वो मैंने आपको सिंपल वर्डिंग में बता दिया। अब यहाँ पे जो 3 स्टेप्स सर ने बताए हुए हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला स्टेप ये है कि डिटरमाइन द नेक्स्ट स्टेट आउटपुट फंक्शन एफ एंड जी। सर कह रहे हैं कि जो आपको यहाँ पे हम एक पूरे का पूरा सर्किट देंगे ना, उस सर्किट को देखते हुए आपने सबसे पहला स्टेप ये करना है कि आपने अपनी नेक्स्ट स्टेट आउटपुट्स फाइंड करनी है, नेक्स्ट स्टेट आउटपुट्स फाइंड करनी है। उसके बाद इसमें जो दूसरा स्टेप है वो क्या है, यूज द फंक्शंस एफ एंड जी टू कंस्ट्रक्ट अ स्टेट आउटपुट टेबल। यानी फिर नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने वो जो स्टेप नंबर 1 के अंदर नेक्स्ट स्टेट टेबल बनाया ना, उस नेक्स्ट स्टेट टेबल को देखते हुए अब अपना स्टेट आउटपुट टेबल ड्रा करोगे। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा फिर स्टेप ये है कि वो जो आपने अभी अभी स्टेट आउटपुट टेबल बनाया ना सेकंड स्टेप के अंदर, उस स्टेट आउटपुट टेबल को देखते हुए आप अपने पूरी की पूरी जो स्टेट डायग्राम है उसको ड्रा करोगे, जो कि बहुत ईजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अब बढ़ते हैं अपने काम की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से हमें एक सर्किट गिवन हो तो हम किस तरह से उसका प्रॉपर जो है वो क्या बना सकते हैं। ये देखें, ये हमारी एग्जांपल नंबर 1 है जिसमें हमें ये बताया जा रहा है कि आपको ये देखें ये एक सर्किट गिवन है। लेक्चर में 29 के लास्ट पे हम इस तरह 6 स्टेप परफॉर्म करके इस तरह का सर्किट बनाते थे, लेकिन यहाँ पे देखें उल्टा हो गया कि यहाँ पे हमें एक सर्किट गिवन है, हमने इस सर्किट को देखते हुए क्या करना है, इसकी स्टेट डायग्राम बनानी है। और स्टेट डायग्राम बड़ी ईजी होती है। स्टेट डायग्राम बनानी है
और उस स्टेट डायग्राम के साथ ये भी बताना है कि ये कौन सी स्टेट डायग्राम है, मतलब किस मशीन की, मेले मशीन की है या मोरे मशीन की है। चलें तो ऊपर चलते हैं पहले। उस दोस्तों इस एग्जाम्पल को करने से पहले या इस टॉपिक को करने से पहले कि आपने इस टॉपिक को देखते हुए या इस सर्किट डायग्राम को देखते हुए किस तरह स्टेट डायग्राम बनानी है, उसको करने से पहले थोड़े सा ना एक कंसेप्ट है वो मैं आपको क्लियर पहले कर दूं। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा ज़रा, यहाँ पे सर आपको बता रहे हैं कि अगर आपके पास एस आर लैच है या एस आर फ्लिप फ्लॉप है, तो उसकी सूरत के अंदर जो आपकी नेक्स्ट स्टेट होती है ना, नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन होती है, वो ये होती है। नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन ये वाली होती है। ये जो क्यू टी प्लस वन है ना, ये दोस्तों बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपकी नेक्स्ट स्टेट को, और जो क्यू टी है ना, ये रिप्रेजेंट करता है आपकी करंट स्टेट को या प्रेजेंट स्टेट को। ठीक है, तो क्यू टी प्लस वन आपकी नेक्स्ट स्टेट के लिए होता है, और क्यू टी जो है ये होता है आपकी प्रेजेंट स्टेट के लिए। अब यहाँ पे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ यहाँ पहले ही, कि आपने यहाँ पे अपने पूरे होशो हवास ओपन करके और बड़ा अपना पूरा फोकस इस टॉपिक पे करके इसको समझना है। अगर आप थोड़ा सा मतलब मैक्सिमम 50 से 55 मिनट अगर गौर से इस वीडियो को देख लेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप दुनिया में किसी भी अगर आपको सर्किट डायग्राम दी जाएगी ना, तो आप इजीली उस सर्किट डायग्राम को देखते हुए अपने पूरे के पूरा स्टेट डायग्राम जो है वो क्रिएट कर लोगे, बिल्ड कर लोगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप की यहाँ पे ना इक्वेशन बताई गई हैं। ये इक्वेशन ना बेसिकली आपको आगे जाके हेल्प करेंगी कि आपको मान लो अगर आपको जो भी फ्लिप फ्लॉप दिया जाएगा, आप उस फ्लिप फ्लॉप को देखकर ये बता सकोगे कि इसकी नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एसआर लैच या एसआर फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट जो है वो इक्वेशन दिखाई जा रही है। उसके बाद ये डी लैच की और डी फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशन दिखाई जा रही है कि अगर आपके पास अगर डी लैच आपने यूज़ किया, तो उसके अंदर भी जो नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन होती है वो क्या होती है, क्यू टी प्लस वन इक्वल टू डी, मतलब इक्वल टू डी होती है उसकी इक्वेशन। और अगर आप एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें भी आपकी नेक्स्ट स्टेट जो है वो डी के बराबर होती है। तो बस आपने ये जो क्यू टी प्लस वन है ना, ये बेसिकली उसके नेक्स्ट स्टेट का फार्मूला है। तो इसकी आपने ये जो इक्वल के बाद है ना, ये आपने याद रखनी है कि एसआर की अगर पूछा जाए आपको कि एसआर फ्लिप फ्लॉप या एसआर लैच की नेक्स्ट स्टेट का फार्मूला क्या होगा या उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो आपने ये याद रखनी है। उसके बाद डी फ्लिप फ्लॉप और डी लैच की भी आपको याद होगी, वो तो सिंपल डी डी होती है। और जेके फ्लिप फ्लॉप की भी आपको याद होगी, जेके फ्लिप फ्लॉप की ये वाली इक्वेशन होती है नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन। ये होती है क्या बोला, जे क्यू टी बार प्लस के बार क्यू टी, ये उसकी इक्वेशन होती है। अब बात सवाल ये पता होता है कि क्या हम इसको रटा लगाएँ? नहीं, रटा नहीं आपने लगाना, आपने इसको अच्छे से समझना है। अगर आपको ये जो मैं आपको अब स्टेप बताने जा रहा हूँ कि ये इक्वेशन आई कैसे है, अगर दोस्तों आपको वो वाला पूरा स्टेप जो मैं परफॉर्म करूँगा, अगर आपको उसकी समझ नहीं आएगी, तो फिर मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसको रटा लगा लो। और ये रटा लगाना कौन-सा मुश्किल है, इतनी ईज़ी है ना। देखो एसआर फ्लिप फ्लॉप या एसआर लैच की इतनी छोटी-सी इक्वेशन है। डी फ्लिप फ्लॉप और डी लैच की तो देखो इतनी ईज़ी है, डी डी बस क्यू टी प्लस वन इक्वल टू डी, क्यू टी प्लस वन इक्वल टू डी। मतलब अगर आपको चाहे डी लैच दिया जाए या डी फ्लिप फ्लॉप दिया जाए, तो उसकी इक्वेशन तो देखो इतनी ईज़ी है, डी डी सिंपल। और जेके फ्लिप फ्लॉप की भी इतनी ईज़ी है, देखो जे क्यू टी बार प्लस के बार क्यू टी, ये है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने मान लो ये समझना हो कि ये इक्वेशन आई कैसे है, नेक्स्ट स्टेट जो आप नेक्स्ट जो ट्रांजिशन है, नेक्स्ट ट्रांजिशन जो आउटपुट है, इसकी स्टेट आई कैसे है? तो दोस्तों ये आप समझ लें ज़रा, नेक्स्ट स्टेट आउटपुट कैसे आई है। तो ये देखें ज़रा, यहाँ पे सर ने सिर्फ आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप की करके दिखाई है और किसी ने करके दिखाई। तो आपको एसआर की सर ने करके दिखाई है, डी की आप खुद कर लोगे, के जेके की भी आप खुद कर लोगे, अगर आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप की समझ आ जाएगी। देखो ये दोस्तों वही टेबल है जो अगर आपको याद हो तो हमने उस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्किट डिज़ाइन वाले टॉपिक में पढ़ा था, कि हमने देखा था कि वहाँ पे हम किस तरह से किसी भी फ्लिप फ्लॉप का ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। अब उस वहाँ पे ना एक स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ये भी हो रही थी कि ये क्यू टी और क्यू टी प्लस वन में क्या डिफरेंस है। दोस्तों यहाँ पे मैं दोबारा वो बात क्लियर कर दूँ, क्योंकि बड़े से मुझे ना वीडियो के नीचे कमेंट आए थे कि सर क्यू टी समझ आ गई, ये क्यू टी प्लस वन क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर दूँ कि देखिए, ये सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि ये फ्लिप फ्लॉप कौन सा, तो ये फ्लिप फ्लॉप कौन सा, एस आर फ्लिप फ्लॉप है। तो सबसे पहले आपने एस और आर की दो बनानी है इनपुट लाइन्स, ठीक है। तो ये आपने दो लाइन्स क्यों बनाई है, क्योंकि ये एस आर फ्लिप फ्लॉप है, तो एक एस की इनपुट लाइन और एक आर की इनपुट लाइन। अगर मान लो ये डी फ्लिप फ्लॉप होता तो फिर आपने एक ही लाइन बनानी थी डी के लिए, जिसमें उसकी कितनी इक्वेशन होनी थी, सिर्फ दो ही, एक दफ़ा डी जीरो, एक दफ़ा डी वन, सिंपल। ठीक है, तो ये उसकी होनी थी। तो चूँकि ये एसआर फ्लिप फ्लॉप है, तो इसमें कितनी इनपुट लाइन्स होंगी, दो इनपुट लाइन्स होंगी, एक एस वाली और एक आर वाली। अब यहाँ पे एस के अंदर 0 और एक्स की वैल्यू आर, ये क्यों लिखी हुई है, क्योंकि आपको पता है इसका मतलब ये है कि अगर एस की इनपुट 0 है और आर की इनपुट एक्स, का मतलब ये है कि या तो वो 0 होगी या वो 1 होगी। तो अब इसको आप दो दफ़ा सॉल्व कर सकते हो, मतलब एक दफ़ा एस 0 और आर 0 रख के, एक दफ़ा एस 0 आर 1 रख के, तो ये इसका मतलब है। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगर एस की इनपुट 1 हो और आर की इनपुट 0 हो, यहाँ वो कह रहा है कि एस की अगर इनपुट 0 हो और आर की इनपुट 1 हो, यहाँ वो कह रहा है एस की इनपुट जो है एक्स, मतलब या तो वो 0 होगी या वो 1 होगी, और दूसरी तरफ आर की इनपुट जो है वो 0 होगी।
अब इसको समझ लेते हैं। ये तो आपको समझ आ गई है कि ये एस की इनपुट्स लिखी हुई हैं और ये आर की इनपुट्स लिखी हुई हैं। अगर मान लो ये जे के फ्लिप फ्लॉप होता तो फिर फ़र्क सिर्फ इतना आना था कि एस की जगह पे जे आ जाना था और आर की जगह पे की आ जाना था। ठीक है? तो फ़र्क सिर्फ इतना आना था। बाकी मैंने आपको डी फ्लिप फ्लॉप भी बता दिया। ये एस आर के सामने दिया हुआ है। जे के फ्लिप फ्लॉप मैंने आपको बता दिया कि अगर जे के फ्लिप फ्लॉप हो तो फिर एस की जगह पे जे आ जाएगा और आर की जगह पे की आ जाएगा। बाकी ये 4 इनपुट्स ऐसी रहेंगी। सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो जे के फ्लिप फ्लॉप की कटिंग होगी। जे के फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है 0 एक्स यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 1 0 और यहाँ पे आ जाता है एक्स 1 और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास जो भी एक्स एक्स। ठीक है? इस तरह से क्योंकि जे के फ्लिप फ्लॉप में ये होता है कि आपके पास अगर वैल्यू 1 1 हो ना तो वो टॉगल मोड में चला जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको पता है एसआर फ्लिप फ्लॉप में अगर दोनों इनपुट 1 1 हो जाएँ तो हमारे पास वो इनवैलिड स्टेट होती है। यही वजह है कि यहाँ पे देखो कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जिसमें दोनों 1 1 हो। अगर आप गौर करो तो यहाँ पे कोई भी स्टेट आपको ऐसी नहीं देखने को मिलेगी जिसमें एस भी 1 हो और आर भी 1 हो। चाहे देख लो, चाहे आपने ये चारों इनपुट्स चेक करो गौर से, तो इसमें कोई भी इनपुट आपको ऐसी स्टेट ऐसी नहीं मिल रही जिसमें एस भी 1 है और आर भी 1 है। अगर मान लो यहाँ पे एस 1 है तो आर जो है यहाँ पे देखो 0 है। अगर मान लो इस एक्स की जगह पे आप एस को 1 रख दो, देखो आर 0 है। तो बस ये फ़र्क आपने याद रखना है। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों ये समझें ज़रा, ये जो क्यू टी है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपकी करंट स्टेट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? करंट स्टेट को। अब करंट स्टेट आपको पता है कि मतलब अगर आप एस आर फ्लिप फ्लॉप के ऊपर जो भी इनपुट प्रोवाइड करोगे ना तो उसकी जो आउटपुट आएगी ना उसको हम करंट स्टेट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? देखो आपने एस आर जो फ्लिप फ्लॉप है आप गौर से समझिएगा। अगर आपको ये क्यू टी प्लस 1 की समझ आ गई तो आपको नेक्स्ट बड़ी इजीली समझ आ जाएगी। देखो एस आर फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है? आपने इसके ऊपर इनपुट अप्लाई की। जब इसके ऊपर एसआर फ्लिप फ्लॉप के ऊपर ये या मान लो ये जेके फ्लिप फ्लॉप है या ये डी फ्लिप फ्लॉप है, कोई भी फ्लिप फ्लॉप है, तो जो भी फ्लिप फ्लॉप है जब आप उसके ऊपर कोई इनपुट अप्लाई करो और साथ ही आप उसको क्लॉक पल्स भी दो, तो जो आपके पास आउटपुट आएगी ना उसको हम कहते हैं क्यू टी। क्या कहते हैं? क्यू टी कहते हैं। अब समझ आई बात की क्यू टी किसको कह रहा है? क्यू टी बेसिकली कहते हैं करंट स्टेट को। करंट स्टेट क्या होती है या करंट आउटपुट क्या होती है? करंट आउटपुट ये होती है कि जब आप किसी भी फ्लिप फ्लॉप को कोई भी इनपुट प्रोवाइड करो, इनपुट प्रोवाइड करने के बाद उसको क्लॉक पल्स भी मिल रही हो, तो फिर दोस्तों जो आउटपुट आएगी आपके पास उसको हम कहेंगे ये हमारी करंट आउटपुट है। ये हमारी क्या है? करंट आउटपुट है। अब बात कर लेते हैं जिसको हम करंट आउटपुट को हम क्या कहते हैं? क्यू टी कहते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी क्यू टी बेसिकली करंट आउटपुट होती है। अच्छा क्यू टी प्लस 1 ये होती है नेक्स्ट आउटपुट। ये क्या होती है? नेक्स्ट स्टेट आउटपुट। अब नेक्स्ट आउटपुट की ये कैसे आई है? ये देखो ज़रा, अब गौर से बात सुनिएगा कि जब आपने अपने किसी भी फ्लिप फ्लॉप को इनपुट प्रोवाइड की और साथ ही साथ पहली क्लॉक पल्स आई। कौन सी क्लॉक पल्स आई? पहली क्लॉक पल्स आई, तो जो आउटपुट आएगी उसको हम कहेंगे करंट आउटपुट या उसको हम क्यू टी का नाम देंगे। उसके बाद आपने अपने उस फ्लिप फ्लॉप की इनपुट तो चेंज नहीं की, इनपुट चेंज नहीं की, लेकिन क्लॉक पल्स नेक्स्ट आ गई। क्लॉक पल्स क्या आ गई? नेक्स्ट सेकंड क्लॉक पल्स आ गई। तो अब दोस्तों जो आपके पास आउटपुट आएगी ना वो बेसिकली कहलाएगी क्यू टी प्लस 1। क्यू टी प्लस 1 के मतलब अगर इनपुट चेंज ना की जाए और नेक्स्ट क्लॉक पल्स आ जाए तो जो आउटपुट जनरेट होती है उसको हम कहते हैं नेक्स्ट आउटपुट। ये इस करंट आउटपुट की नेक्स्ट आउटपुट है जिसको हम क्यू टी प्लस 1 का नाम देते हैं। तो ये इसकी करंट स्टेट है और ये इसकी नेक्स्ट स्टेट है। करंट स्टेट आउटपुट ये होगी अगर ऐसा फ्लिप फ्लॉप को इनपुट दी जाए और फर्स्ट क्लॉक पल्स के आने पर जो आउटपुट आएगी उसको हम करंट स्टेट आउटपुट कहेंगे। और उसके बाद अगर इनपुट चेंज ना की जाए, इनपुट चेंज मतलब इनपुट सेम रहे, इनपुट चेंज फ्लिप फ्लॉप की ना की जाए, सिर्फ क्लॉक पल्स नेक्स्ट आ जाए, तो दोस्तों नेक्स्ट आपके पास जो आउटपुट जनरेट होगी उसको हम कहेंगे क्यू टी प्लस 1 या नेक्स्ट स्टेट आउटपुट। क्लियर होगी बात? चलिए जी, अब देखें वो कह रहा है कि अगर एस के ऊपर इनपुट 0 और आर के ऊपर इनपुट एक्स अप्लाई की जाए तो आपके पास जो करंट आउटपुट आएगी वो आएगी 0। और अगर यही सेम इनपुट चेंज ना की जाए और नेक्स्ट क्लॉक पल्स आ जाए तो दोस्तों उस दौरान आपकी जो नेक्स्ट स्टेट आउटपुट होगी वो भी 0 होगी, 0 ही होगी। ऐसे ही वो कह रहा है कि अगर आपके पास एस इनपुट 1 हो, आर इनपुट 0 हो, तो आपके पास क्लॉक पल्स पहली क्लॉक पल्स के आने पर जो आउटपुट आएगी वो आएगी 0। और अगर ये वाली सेम इनपुट मतलब एस की इनपुट 1 आर की इनपुट 0 जो हमने अभी भी अप्लाई की है, अगर ये इनपुट चेंज ना की जाए और नेक्स्ट क्लॉक पल्स आ जाए तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट आउटपुट आएगी वो आएगी 1। ठीक है? करंट स्टेट आउटपुट 0 थी और उसकी नेक्स्ट स्टेट आउटपुट 1 आई। नेक्स्ट स्टेट पे कोई दोस्तों फ्लिप फ्लॉप कब जाता है? जब उसकी नेक्स्ट क्लॉक पल्स आ जाती है। लेकिन आपने इनपुट अगर चेंज नहीं की और नेक्स्ट क्लॉक पल्स आ गई है तो फिर जो आउटपुट जनरेट होगी ना वो आपकी करंट स्टेट नहीं कहलाएगी, करंट आउटपुट नहीं कहलाएगी, वो आपकी नेक्स्ट स्टेट आउटपुट कहलाएगी। ठीक है? समझ रहे बात को? क्योंकि अगली क्लॉक पल्स आ गई है ना। तो पहली क्लॉक पल्स के ऊपर जो आउटपुट थी वो करंट स्टेट आउटपुट कहलाएगी। जो अगली नेक्स्ट क्लॉक पल्स के ऊपर आउटपुट के आएगी वो उसकी नेक्स्ट स्टेट आउटपुट होगी। हाँ, उसके बाद जब आप इस इनपुट को चेंज कर दोगे, जब आप इस इनपुट को
चेंज कर दोगे तो फिर जो आपके पास नेक्स्ट इनपुट के ऊपर जो आउटपुट आएगी वो फिर करंट आउटपुट ही कहलाएगी। मैंने आपको ये भी बात बता दी है कि ये नेक्स्ट स्टेट आउटपुट सिर्फ तब तक रहती है जब तक आपने ये इनपुट चेंज नहीं की और दूसरी क्लॉक पल्स आ गई है, फिर ये नेक्स्ट स्टेट आउटपुट कहलाएगी। लेकिन अगर आपने इनपुट चेंज कर दी है तो अब जो आउटपुट आएगी वो आपकी करंट स्टेट आउटपुट ही होगी। क्लियर? तो ये दोस्तों ये देखो नेक्स्ट नेक्स्ट आपको बता रहा है कि अगर हम एस की इनपुट 0 ही रखें, आर की इनपुट 1 रखें और नेक्स्ट क्लॉक पल्स आ जाए, मतलब इनपुट हमने चेंज नहीं की और नेक्स्ट क्लॉक पल्स आ जाए, तो वो हमारे पास कहलाती है नेक्स्ट स्टेट आउटपुट। QT+1 इसको जिसको हम कहते हैं। अब जनाब यहाँ पे अब बात आती है, जो अब बात मेन बतानी थी वो तो मैंने आपको अब बतानी है कि अब आपने क्या फाइंड करना है। अपने अगर आपको कोई भी फ्लिप फ्लॉप दिया जाए तो उस फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन आप कैसे फाइंड करते हो। तो नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन दोस्तों इस तरह से फाइंड की जाती है, वो भी आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्टेट आउटपुट कैसे फाइंड की जाती है। तो सबसे पहले आपके पास नेक्स्ट स्टेट आउटपुट इक्वेशन फाइंड करने के लिए नेक्स्ट स्टेट आउटपुट, ये जो इक्वेशन आपने फाइंड किया है एसआर फ्लिप फ्लॉप, ये जो इक्वेशन फाइंड की है ये कैसे आई थी, देखो मैंने आपको वो ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। अब ये बताता हूँ इक्वेशन निकाली कैसे है सर ने। तो ये देखें जनाब, अब गौर कीजिएगा ज़रा। वो ये कि जनाब अगर आपने किसी भी फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन फाइंड करनी हो तो उससे पहले आपको क्या बनाना पड़ता है, इस तरह उस फ्लिप फ्लॉप का ये वाला ट्रांजिशन टेबल बनाना पड़ता है। उस फ्लिप फ्लॉप का ये वाला ट्रांजिशन टेबल बनाना पड़ता है। तो वो मैंने ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको अब सिखा दिया। अब उम्मीद आपको समझ आ जाएगी। तो ये दोस्तों हमारे पास ऐसा फ्लिप फ्लॉप का ट्रांजिशन टेबल आ गया। अब इस ट्रांजिशन टेबल के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, हमने बेसिकली इस QT+1 की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसको सेम एज लिख दो, QT+1 आगे इक्वल लगाया, इक्वल के बाद अब हम उसकी लगाएंगे इक्वेशन। अब इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, आपने ये जो भी फ्लिप फ्लॉप का ट्रांजिशन टेबल बनाया है, इस ट्रांजिशन टेबल को देखते हुए आपने के मैप सबसे पहले ड्रा करना है। तो के मैप कैसे बनाना है, इस QT+1 को छोड़ दो, क्योंकि QT+1 तो हमने फाइंड करनी है ना, तो उसको छोड़ दो। उसको छोड़कर बाकी जो कॉलम बच गए हैं वो देखो कितने हैं, तो 1 2 और 3 3 कॉलम बच गए हैं बाकी। QT+1 को निकाल दो बीच में से, बाकी जो रिमेनिंग लिटरल्स बच गए हैं ना, कॉलम बच गए हैं, वो देखो कौन से हैं, कितने हैं जी, एस, एक एस है, दूसरा आर है, तीसरा QT है। तो ये जो आपके पास रिमेनिंग QT+1 को निकाल कर बाकी जो इस फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिशन टेबल के अंदर जो बाकी आपके पास ये कॉलम बच गए ना, इन कॉलम्स को आपने के मैप के अंदर एज ए लिटरल यूज करना है। ठीक ठीक है। और आपको पता है के मैप के अंदर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने जिस जिस जितने लिटरल्स का के मैप बनाना है वो कितने, वो टोटल उनकी तादाद कितनी है। तो यहाँ पे हमने इन 3 का के मैप बनाना है। तो इनकी टोटल तादाद कितनी है, 3 है, एक एस है और एक आर है और एक QT है। तो आपको ये भी पता है कि के मैप आपको अच्छे से बनाना आता है, आपको मैंने बड़े अच्छे से सिखाया हुआ है कि अगर के मैप के अंदर टोटल जो लिटरल्स हैं, अब यहाँ पे कितने टोटल लिटरल्स हैं, 3 है। उसने बताया था कि अगर के मैप के अंदर जितने टोटल लिटरल्स हैं, पहले हम एक ऐसे स्लैश लगाते हैं और इस स्लैश से पहले हाफ जितने भी लिटरल होते हैं टोटल उनका हाफ जो है स्लैश से पहले लगा देते हैं और हाफ जो है स्लैश के बाद लगा देते हैं। अब यहाँ पे है कितने हैं, हमारे पास है 3 है। तो इन 3 का हाफ कैसे करेंगे, हाफ इस तरह से करेंगे, या तो 2 पहले आ जाएंगे लिटरल्स और 1 बाद में आ जाएगा, या फिर 1 पहले आ जाएगा और 2 बाद में आ जाएंगे। ये अब आपकी मर्जी है 3 को आपने कैसे डिवाइड करना है, क्योंकि 1.5 तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि ये थोड़ा ये के मैप है, ये कोई मैथमेटिक्स हो रही है कि मतलब आप पॉइंट में वैल्यू लिखोगे। तो यहाँ पे अगर आपके पास इक्वल डिवाइड ना हो रहे हो तो फिर आपके पास सोल्यूशन ये है कि ज़्यादा एक तरफ कर दो, थोड़े एक तरफ कर दो, या मतलब पहले कर दो। तो ये आपकी मर्ज़ी, अब चाहे 2 आप पहले रख दो और 1 बाद में रख लो, तो ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मेरे पास टोटल लिटरल्स चूँकि 3 है, कौन-कौन से हैं? 3 कौन-कौन से हैं? एक है एस, एक है आर और एक है QT, एक है ये QT। अब मेरी मर्ज़ी, अब 3 है ना, तो 3 को मैंने कैसे बताया, स्लैश से पहले या तो आप ऐसे पहला सॉल्यूशन ये है कि या तो आप ऐसे कर लो SR और QT ऐसे कर लो, या दूसरा ये है कि आप ऐसे कर लो S पहले और स्लैश के बाद RQT मतलब 2 बाद में चले गए। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ तो 2 पहले 1 बाद में स्लैश के, या ये है कि 1 पहले और 2 बाद में करना। अच्छा, लिखना तरतीब से ही है, जो पहले होगा उसको पहले, मतलब S पहले था, S पहले आ गया, R बाद में, R बाद में, फिर QT है, QT। तो वो आपकी मर्ज़ी है कैसे आपने लिखना है। तो सर ने जो यहाँ पे किया हुआ है वो ये वाला स्टेप परफॉर्म किया हुआ है कि ज़्यादा स्लैश से पहले, 2 स्लैश से पहले और 1 स्लैश के बाद। तो हम भी इसको ही फॉलो करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर आपने मान लो ये वाला तरीका अप्लाई किया है, मतलब 2 स्लैश से पहले और 1 स्लैश के बाद, तो इसको कैसे फिर लिखेंगे। अब देखो आपको नेक्स्ट के मैप बनाना आता है कि वो कैसे बना के, अब देखो ये हमने स्लैश के से पहले जो 2 लीटर लिख लिया और स्लैश के बाद 1 लीटर लिख लिया। अब इसको इसकी कॉम्बिनेशन हम लिखेंगे। कॉम्बिनेशन कैसे लिखेंगे, जो स्लैश से पहले है ना, जो स्लैश से पहले हैं वो कितने हैं, 2 हैं, तो 2 के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4। आपको पता है 2 की पावर उतनी लेंगे जितने हमारे पास लिटरल्स हैं। तो स्लैश से पहले हमारे पास 2 लिटरल्स हैं, तो हम 2 की पावर 2 ले, जो आप आता है 4, तो 4 के इसके कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1।
अब नेक्स्ट स्लैश के बाद कितना है, एक लिटरल है, तो एक के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, सिर्फ दो, मतलब दो ही बनेंगे। कौन कौन से, एक बनेगा 0 और एक बनेगा 1। तो यही चीज़ यहाँ पे देखें की हुई है, ये देखो सामने में लिखा SR 2 लिटरल्स और स्लैश के बाद QT लिटरल्स। अब ये जो स्लैश से पहले 2 लिटरल्स हैं SR, इनके ये 4 कॉम्बिनेशन सारे बनाए हुए हैं। ये देखो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 सॉरी 1 1 एंड 1 0। ये सारे ऐसे क्यों बनाए हैं, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे सारे ग्रे रूल को फॉलो किया, और आपको पता है के मैप के अंदर ग्रे रूल फॉलो ये होता है कि पहले 0 0 फिर 0 1 फिर 1 1 फिर 1 0 ऐसे लिखेंगे। और उसके बाद ये जो दो हैं ये किसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं, ये हैं QT के, क्योंकि ये एक लिटर है QT, तो उसके दो ही कॉम्बिनेशन होंगे, यहाँ 0 यहाँ 1। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों ये करना होता है, नेक्स्ट आप देखें जरा गौर से। नेक्स्ट दोस्तों अब ये है कि अब आपने इसको नेक्स्ट, ये तो के मैप तो बन गया। अब इस के मैप के अंदर वैल्यूज कैसे पुट करनी है वो भी बता देता हूँ। वैल्यूज दोस्तों आपने इसकी पुट करनी होती हैं, वैल्यूज आपने इसकी पुट करनी होती हैं। ये जो QT+1 है ना, इसकी वैल्यूज पुट होनी है। अब कैसे वैल्यूज पुट होनी है वो बता देता हूँ, ये देखें जरा गौर से। सबसे पहले आपने पहले वाली रो को पकड़ना, उसमें देखें SR और QT की क्या वैल्यू है, SR QT की क्या वैल्यू है, गौर से देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों अब SR QT की वैल्यू ये है 0 x 0। अभी इस x की जगह पे क्या आएगा, x की जगह पे आएगा एक दफा 0, एक दफा x की जगह पे आएगा 1। ठीक है, तो मतलब आपने इस एक रो को दो दफा फिल करना है। एक दफा 0 x को 0 रख के और एक दफा x को 1 रख के। तो मतलब अगर मैं पहली दफा x को 0 रखूँ तो ये बनेगा 0 0 0। तो हमने यहाँ पे एक ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना जो 0 0 0 है। मतलब ये देखो ये 0 0 0 0 और ये भी 0, मतलब SR भी 0 0 और QT भी 0। तो यहाँ पे अब क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे ये फर्स्ट रो का जो आंसर है वो आ जाएगा। फर्स्ट रो के अंदर क्या QT की +1 का क्या आंसर है 0, यहाँ देखो 0 लिख दिया, ये बॉक्स फिल हो गया। अब नेक्स्ट आपने इसी सेम रो के अंदर अब x आपने पहले दफा 1 0 रखा था, अब x आप 1 रखोगे, क्योंकि 0 आपने रख के एक दफा फिल कर दिया इसको। अब आप नेक्स्ट टाइम x को 1 रखोगे। अब इसको अगर 1 रखोगे तो फिर कैसे ये होगा, ये होगा 0, s की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1, QT की वैल्यू 0। तो 0 1 0 ढूंढो, 0 1 0 कहाँ पे है, 0 1 0 ये है 0 1। ये देखो s की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1 और QT की वैल्यू 0। मतलब इस बॉक्स में देखो हमने वही सेम वैल्यू, ये देखो अब इस रो के अकॉर्डिंग आंसर QT+1 का क्या है 0, तो ये देखो हमने यहाँ पे 0 फिल कर दिया। ठीक है, ऐसी बाकी भी दोस्तों आपने कर लेना है, जो बाकी रिमेनिंग बचे हैं वो भी आपने कर लेने हैं। और जो बाकी एम्प्टी मतलब लास्ट पे जो ऐसे बॉक्स जो जिनमें कुछ भी फिल नहीं हुआ, मतलब मान लो जैसे ये अब जितने भी बन रहे थे वैल्यूज वो हमने सारी फिल कर दी। अब ये जो x लगा हुआ ना, ये x इसमें भी लगा हुआ है, ये x इसमें भी, ये x हम तब लगाते हैं जब हमारे पास मान लो कुछ ऐसे बॉक्स हो जो खाली बच जाए। के में आपके अंदर अगर कुछ बॉक्स खाली रह जाए तो उसमें क्या पुट करते हैं, अपनी तरफ से x लगा देते हैं। अब जब ये आपने ये x लगा दिया, अब आपने क्या करना है, इनको देखते हुए अब आपने ये करना है जनाब कि आपने इनकी ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग कैसे करनी है, जहाँ-जहाँ 1 है उनकी ग्रुपिंग करो, और अगर उनको साथ कोई एक्स मिला दिया जाए तो उनकी भी ग्रुपिंग आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब इसकी ग्रुपिंग कैसे होगी दोस्तों, इसकी ग्रुपिंग इस तरह से होगी कि ये वाला कार्नर वाला 1 और ये वाला कार्नर वाला 1 आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, और दूसरा ग्रुप कौन सा बनेगा, ये वाले दोनों 1s आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, तो ये 2 ग्रुप बन गया। अब इन 2 ग्रुप की जो भी इक्वेशन आई है वो आप लिख सकते हो। देखो पहले इस ग्रुप में कॉमन वैल्यू ढूँढेंगे कौन सी है, इन दोनों ग्रुप में कॉमन वैल्यू है ये वाली। कौन सी बोला, s की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 0 है, तो s की वैल्यू 1, r की वैल्यू 0, r की वैल्यू 0। ठीक है, तो वो हम लिख लेंगे। ये देखो यहाँ पे अगर हम इसको फॉलो करें, इस वाले 1 और इस वाले 1 को देखें तो इसमें पहले ग्रुपिंग को सर ने ग्रुपिंग ऐसे की हुई है मेरे ख्याल से। ये देखो सर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सर ने ग्रुपिंग इस तरह से की है। ये वाले ग्रुप की अगर दोनों की बात करें तो ये क्या बन रहे हैं, ये वाला 1 और ये वाला 1, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है s की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे s की वैल्यू 1 है, ये कॉमन नहीं है। यहाँ पे r की वैल्यू 0 है, यहाँ पे r की वैल्यू भी 0 है, इसका मतलब r 0 कॉमन आ गया इन दोनों में। r 0 चूँकि r 0 की वैल्यू 0 0 है कॉमन, तो r के ऊपर बार आ गया। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है QT, तो यहाँ पे QT आ गया। क्या आ गया, QT आ गया। उसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन देखना है, इन दोनों में कॉमन जनाब क्या है, इन दोनों में कॉमन QT कॉमन नहीं है इन दोनों में। अच्छा, इन दोनों में कॉमन है हमारे पास ये SR। ठीक है, SR। अब S की वैल्यू यहाँ पे 1 है, R की वैल्यू यहाँ पे क्या बोला 0, तो यहाँ पे आ जाएगा S R के ऊपर बार आ जाएगा। तो मतलब ये दूसरा हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को इकट्ठा लिख करके लिखेंगे, कैसे बोला, ऐसे S R के ऊपर बार, ठीक है, प्लस R के ऊपर बार और QT, ऐसे इसको लिखेंगे। ठीक है, जब ये लिख लिया, अब दोस्तों इन दोनों में से ये देखो R बार यहाँ पे भी है, R बार यहाँ पे भी है, तो यह R बार जो है यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, कॉमन, इसमें से कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, तो वो हम जब कॉमन लेंगे तो वो फाइनल करने के बाद इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो ये वाला आएगा। ये आप देख सकते हो S प्लस
आर की बार क्यू टी। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से जब कर लिया तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉमन। अच्छा जी, दोनों में यहाँ मेरे ख्याल से सर ने ग्रुपिंग ऐसे भी की है। मैं आपको एक और चीज़ नोट कराऊँ, सर ने ग्रुपिंग कैसे की है। सर ने ग्रुपिंग मेरे ख्याल से इन दोनों की नहीं की है, इन दोनों की वंस की नहीं की है। कैसे पता की है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मेरे ख्याल से सर ने जो यहाँ पे तरीका अप्लाई किया है ना, वो ये वाला अप्लाई किया है। फिर भी उसमें भी कॉमन आना ही आना है। अगर सर ये वाला करें ना, मतलब इस एक्स को इस वन के साथ मिला ग्रुप बना लें, तो फिर भी आपके पास या नहीं नहीं, हाँ ठीक है, समझ आ गई मुझे। ये देखो जरा, यहाँ पे जो गलती मैं कर रहा था ना वो ये थी। ये देखो जरा, दोबारा करता हूँ, दोबारा बताता हूँ आपको। ये देखो, मैं मुझे अभी अभी एक चीज़ दिखाई दी है जो यहाँ पे हम गलत कर रहे थे। वो गलत क्या कर रहे थे, ये देखो जरा। वो ये था दोस्तों, ये देखो, ये वाला वन, ठीक है, और ये वाला वन मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे, बन गया ग्रुप। अब नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट बच गया ये वाला वन। अगर दोस्तों मैं इन दोनों का ग्रुप बनाऊं, इन दोनों वंस का, तो वो छोटा ग्रुप होगा। आपको पता है, ये भी सिखाया गया था कि बड़े से बड़ा ग्रुप बनाते हैं। तो दोस्तों मुझे अभी देखो देखने को मिला, ये देखो, ये ऊपर भी 2x है, ये नीचे भी 2 1 है, ये दोनों मिलकर 4 का ग्रुप बन जाएगा। ये देखो, हाँ ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ सर की इक्वेशन इतनी शॉर्ट आई कैसे है। अगर आर को हम आर बार को कॉमन निकालें तो फिर भी वो बचता है एस प्लस क्यू टी। तो फिर सर ने ये आर बार कहाँ से लेके आए हैं। हाँ, अभी अभी मुझे देखने को मिला कि ये देखें जरा, ये बड़े से, हम चूंकि हमें ये सिखाया गया है के मैप के अंदर बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें जरा, हमने इन 2x को और इन 2 1 को मिलाकर एक बड़ा ग्रुप बनानी है 4 का। तो जब ये 4 का ग्रुप बन गया, अब देखो ये दो ग्रुप हैं, इन दोनों में से कॉमन आप कैसे निकालोगे। अब पहले आप इन 4 में से कॉमन निकालो। तो इन चारों बॉक्स में से जो कॉमन है वो एस कॉमन है सिर्फ। देखो ना, तो इसमें आर कॉमन है, यहाँ पे आर की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 0 है, और ना ही इन इन चारों के अंदर क्यू टी की वैल्यू कॉमन है। तो यहाँ पे इन चारों में सिर्फ कॉमन है क्या, एस। तो हमने एस लिख दिया। उसके बाद कहेंगे प्लस, उसके बाद सेकंड सेकंड ग्रुप ये वाला वन और ये वाला वन। इन दोनों में कॉमन क्या, इन दोनों में कॉमन है जनाब आर बार और क्यू टी, दोनों में कॉमन है क्यू टी। ये है जी हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब समझिए ये कैसे आया सर का आंसर। हाँ ठीक हो गया। ले जी, हमारे पास ये ग्रुपिंग करने के बाद ये इक्वेशन निकल के आ गई है। ये है जी आपकी एस आर फ्लिप फ्लॉप या एस आर लैच की, ये आपकी नेक्स्ट ट्रांजिशन, नेक्स्ट स्टेट जो आउटपुट है उसकी जो ये इक्वेशन है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ये अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी ये सारी कैसे निकाली है। देखिए, इतना टाइम वेस्ट करके, इतना टाइम लगा कर मैंने आपको सिर्फ ये छोटी सी बात समझाई है कि ये जो नेक्स्ट स्टेट निकाली है, ये सारी कैसे फाइंड की हैं। ठीक है जी, तो ऐसे डी फ्लिप फ्लॉप की भी निकाली है कि डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर भी फाइनल जो इक्वेशन आएगी वो डी आएगी। डी चाहे वो डी लैच हो या डी फ्लिप फ्लॉप हो। ऐसे जे के फ्लिप फ्लॉप की भी कैसे निकाली है, जे क्यू टी बार प्लस के बार क्यू टी। तो ये आपने याद रखनी है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ये आपने अभी याद रखनी है। अब आपने ये याद रखनी है, आगे चल के हम इसको यूज़ करेंगे। चले जी, तो ऊपर जो 200 चीज़ थी ना, वो बेसिकली आपकी इस टॉपिक का पार्ट नहीं था, वो सिर्फ इतना था कि आपको ये समझाने के लिए कि अगर आपने नेक्स्ट स्टेट जो ट्रांजिशन होती है उसकी, अगर आपने नेक्स्ट स्टेट आउटपुट की जो आपने इक्वेशन है वो फाइंड करनी है, तो वो कैसे फाइंड की जाती है। तो वो आपको समझ आ गई है। एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिहाज से भी समझ आ गई, डी फ्लिप फ्लॉप की भी आपने कर ली है, और जेके फ्लिप फ्लॉप की भी आपने कर ली है। अब हमारा असल टॉपिक शुरू हो रहा है। ये देखेंगे, हमें एक डायग्राम दी गई है। अब इस डायग्राम को देखते हुए हमने क्या करना है, नेक्स्ट सॉरी स्टेट डायग्राम बनानी है। अब पहला स्टेप क्या, इस डायग्राम को देखकर हमने पहला स्टेप ये परफॉर्म करना है कि हमारे पास दोस्तों क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेट आउटपुट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट स्टेट आउटपुट होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेट आउटपुट निकालने से पहले आपके पास दोस्तों तीन, जैसे ऊपर सर ने बताया कि इस काम को करने के लिए आपके पास 3 स्टेप्स होंगे। लेकिन दोस्तों उन मेन 3 स्टेप्स के अंदर छोटे-छोटे स्टेप्स भी कुछ होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला स्टेप है नेक्स्ट स्टेट स्टेट आउटपुट फाइंड करो। अब नेक्स्ट स्टेट आउटपुट डायरेक्ट नहीं निकलेगी। उससे पहले आपको एक्साइटेशन इनपुट फाइंड करनी पड़ेगी। कौन सी इनपुट, एक्साइटेशन इनपुट फाइंड करना पड़ेगी। अब एक्साइटेशन इनपुट दोस्तों क्या होती है, एक्साइटेशन दोस्तों इनपुट ये होती है कि मान लो यहाँ पे देखो कितने फ्लिप फ्लॉप है, ये 2 फ्लिप फ्लॉप है, एक ये फ्लिप फ्लॉप है और एक ये फ्लिप फ्लॉप है। अब इस फ्लिप फ्लॉप को कौन सी इनपुट मिल रही है और इस फ्लिप फ्लॉप को कौन सी इनपुट मिल रही है, इसको कहते हैं एक्साइटेशन इनपुट। जब आप ये एक्साइटेशन इनपुट निकाल लोगे ना, फिर उसकी हेल्प से आप जो है इस अपनी Q0 और Q1 की जो ये करंट स्टेट है ना, इन करंट स्टेट की आप नेक्स्ट स्टेट आउटपुट फाइंड कर सकते हो। तो चलिए, एक्साइटेशन इनपुट कैसे निकालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा ईजी है एक्साइटेशन इनपुट निकालना। तो सबसे पहले चले जी, ये है जी हमारे पास, इस मैं क्लास को रिमूव कर देता हूँ। अच्छा जी, अब जरा यहाँ से आपका मेन टॉपिक शुरू हुआ है। यहाँ से अब आपने गौर से समझना कि कैसे मैं एक्साइटेशन इनपुट निकालूंगा। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन इनपुट निकालेंगे। तो इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की जो इनपुट है उसको हमने नाम दिया हुआ है D0 का, D0 का। और ये जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है इसकी हमने इनपुट का नाम दिया हुआ है D1 का। क्लियर। अब सबसे पहले हमने ये जो D0 इनपुट है जो कि फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की है, इसकी एक्साइटेशन इनपुट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी इनपुट आ कहाँ से रही है। तो इसकी इनपुट आ रही है इस आर गेट से,
और इस आर गेट को इनपुट कहाँ से मिल रही है, इस आर गेट को इनपुट मिल रही है इस एंड गेट से और इस एंड गेट से। अब इस एंड गेट को इनपुट कहाँ से मिल रही है, तो वो यहाँ से पीछे से आ रही है। तो इसका मतलब है हमारे पास अगर, एक मिनट हटो जरा, ये क्या हो रहा है। अच्छा, अगर हमारे पास इस एंड गेट की इनपुट आउटपुट आ जाए और इस एंड गेट की आउटपुट आ जाए, तो हम इजीली इस आर गेट की आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। और अगर इस आर गेट की हमारे पास आउटपुट आ जाए, तो हम इजीली इस वो और चूंकि इस आर गेट की जो भी आउटपुट आएगी वो आउटपुट बेसिकली आ जाए इनपुट इस एंड गेट, इस फ्लिप फ्लॉप डी फ्लिप फ्लॉप को मिलेगी। तो डी फ्लिप फ्लॉप को जो भी इनपुट मिलेगी वो बेसिकली हमारे पास एक्साइटेशन इनपुट ही होगी। ठीक है, चलिए जरा गौर कीजिएगा आप जरा। सबसे पहले मैं अपने इस ये जो फर्स्ट एंड गेट है इसकी आउटपुट निकालने जा रहा हूँ। तो इसकी आउटपुट निकालने से पहले आपको इसकी इनपुट का पता हो। तो इस एंड गेट की पहली जो इनपुट है वो ये वाली है, ये देखें, ये बार जा रही है जनाब, यहाँ से आ रही है, ये देखो। इस एंड गेट की फर्स्ट इनपुट यहाँ से मिल रही है। तो ये कौन सी इनपुट है जी, अनेबल इनपुट। तो दोस्तों जो अनेबल इनपुट होती है उसको हम ई एन का नाम देते हैं। तो इसका मतलब है इस एंड गेट की जो फर्स्ट इनपुट है वो है अनेबल इनपुट, मतलब ई एन। अब मुझे ये बताओ दोस्तों, ये जो अनेबल इनपुट आ रही है इसके रास्ते में कोई नॉट गेट लगा हुआ है? क्योंकि दोस्तों अगर नॉट गेट लगा हो तो फिर ये जो इनपुट आ रही है ना इसके ऊपर बार लगाते हैं, लेकिन अगर रास्ते में नॉट गेट ना लगा हो तो फिर इसके ऊपर बार नहीं आता। तो ये देखें, ये जो हमारे पास पहली इनपुट आ रही है अनेबल इनपुट, इसके ऊपर कोई इस लाइन के ऊपर कोई भी नॉट गेट नहीं लगा हुआ, लिहाजा अनेबल इनपुट हमें डायरेक्ट मिल रही है। इसका मतलब है हमें अनेबल इनपुट के ऊपर कोई भी बार नहीं लगाना, क्योंकि हमें ये डायरेक्ट मिल रही है। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों देखो नेक्स्ट दोस्तों, ये देखो, ये इस एंड गेट की ये सेकंड इनपुट कहाँ से मिल रही है। तो ये सेकंड एंड इस एंड गेट की सेकंड इनपुट जो है यहाँ से आ रही है। देखो ये वायर, आप जाओ 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 नीचे जनाब, आप जा रहे हो चलते 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 चलते, आप यहाँ पे आगे रुके। अब यहाँ से आप पीछे जाओगे, अब कि जहाँ जहाँ आपको ये वायर जहाँ जहाँ लेके जा रही है ना, आपने वैसे वैसे जाना है। ये देखो, अब ये मुझे यहाँ से जाके ये कनेक्शन हुआ। अब ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है, ये कनेक्शन यहाँ तो इस ये एंड गेट से मिल रहा है, यहाँ ये कनेक्शन पीछे की तरफ जा रहा है। तो इस एंड गेट से मैं पीछे की तरफ जाऊँगा तो ये देखो दरमियान में मिला मुझे एक नॉट गेट, दरमियान में मिला। अच्छा, इस नॉट गेट से फिर से मैं पीछे जाऊँगा, इस नॉट गेट से मैं पीछे अगर जाऊँ तो ये देखो यहाँ से होता हुआ मैं नीचे गया, यहाँ से जाते 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 ये ऊपर गया मैं। अब यहाँ से ऊपर जाके ये देखो ये कनेक्शन हुआ है। इसका मतलब है ये जो Q0 है ना, ये Q0 की यहाँ से आउटपुट जो है एज ए इनपुट दी जा रही है किसको, ये देखो जरा जाते जाते ये जरा देखो, ये वायर ऐसे जा रही है। ठीक है, ये वायर ऐसे जाके जाके ऐसे ऐसे कनेक्ट हुई है। ठीक है, ऐसे कनेक्ट होने के बाद ये आगे नॉट गेट है, नॉट गेट से होते हुए ये ऐसे ऊपर गई है और ऊपर जाकर जनाब ये देखें यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ पे गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें इस एंड गेट की ये जो सेकंड इनपुट है ये कहाँ से मिल रही है, Q0 से मिल रही है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे Q0। ठीक है, अब आपको पता है कि जो एंड गेट होता है वो दोनों इनपुट को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो इसका मतलब ये इसकी पहली इनपुट en और सेकंड इनपुट Q0 को आपस में इकट्ठे मिलाकर लिख लेंगे। तो मतलब इस एंड गेट की जो आउटपुट आएगी वो आएगी en, ये वाली इनपुट डॉट आगे सेकंड इनपुट Q0। तो इनको इकट्ठे दोनों इनपुट को इकट्ठे मिलाकर आप लिखोगे ना, तो इसका मतलब है जब हम दोनों इनपुट को इकट्ठे मिलाकर लिखेंगे ना, तो वो हमारे पास इस एंड गेट की आउटपुट बन जाएगी। तो देखो फर्स्ट एंड गेट की आउटपुट क्या आई है, en Q0। ठीक है, लेकिन Q0 नहीं, Q0 के ऊपर बार आएगा। क्यों बोला, ये देखो दरमियान में क्या आया था, मैंने आपको अभी भी क्या बताया था कि जो भी इनपुट आ रही है उसके दरमियान में अगर नॉट गेट आ रहा हो तो उसके ऊपर आप बार लगाते हो। तो देखो ये जो इनपुट यहाँ से मिल रही थी उसके दरमियान में एक नॉट गेट आ रहा था, तो लिहाजा इस Q0 के ऊपर ऐसे बार आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट इस तरह आपने इस सेकंड एंड गेट की इनपुट निकालो, सॉरी आउटपुट फाइंड करो। तो आउटपुट फाइंड करने से पहले आपने इसकी इनपुट फाइंड करनी है। तो इसकी इनपुट कहाँ से आ रही है, ये पहली आ रही है, ये दरमियान में नॉट गेट आया, उसके बाद ये आ रही है ऊपर से, ये देखें अनेबल इनपुट से। तो इस सेकंड एंड गेट की जो इनपुट है ये भी ऊपर से आ रही है, यहाँ से अनेबल इनपुट से, लेकिन दरमियान में चूंकि नॉट गेट आ रहा है इसलिए इसकी जो इनपुट है हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे en, हम लिखेंगे en। ठीक है, अनेबल इनपुट ऊपर बार लगाएंगे क्योंकि दरमियान में रास्ते में नॉट गेट आ रहा था। उसके बाद लगा दिया। अच्छा, दूसरी इनपुट कहाँ से आ रही है, दूसरी इसकी जो इनपुट है दोस्तों वो आ रही है Q0 से ही। देखो ये देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो ये बार ऐसे, ये वायर ऐसे जाते 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 ये देखो ऐसे गई। उसके बाद यहाँ से होते हुए ये देखो नीचे गई है, नीचे जाके देखो मिल उसी सेम लाइन से मिल गई है जिस लाइन की जो लाइन Q0 की थी। लेकिन चूंकि दरमियान में कोई भी नॉट गेट नहीं है, अगर आप गौर करो देखो यहाँ से होते हुए अगर आप नीचे जाओ, ये आप ऐसे गए दरमियान में, देखो ये ऐसे गए, यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ गए, यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ आए, दरमियान में कोई भी नॉट गेट नहीं है। इसका मतलब है हम यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिल रही है वो Q0 डायरेक्ट मिल रही है। तो ये Q0 और ऊपर वाली इनपुट क्या थी, ऊपर वाली इनपुट क्या थी, en बार। तो इसको आप इकट्ठे मिलाकर लिखो, इसको इकट्ठे अगर हम मिला के लिखेंगे तो ये जो सेकंड एंड गेट है इसकी जो आउटपुट बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, en बार, en बार, आगे Q0 सेम आ जाएगा, तो Q0 आगे आ गया। ठीक है, लो जी जनाब, हमने इस फर्स्ट एंड गेट की भी आउटपुट निकाल ली है और इस सेकंड एंड गेट की भी आउटपुट निकाल ली है।
ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस आर गेट के आउटपुट निकालनी है। तो आर गेट के आउटपुट के लिए आपके पास इनपुट होनी चाहिए। तो देखो इनपुट हमने निकाली है। ये देखो ये बेसिकली इस एंड गेट की जो आउटपुट है ये बेसिकली इस आर गेट को एज ए इनपुट मिलेगी। उसके बाद इस एंड गेट की ये जो आउटपुट आपने निकाली है ये बेसिकली एज ए इनपुट किसको मिल रही है, इस आर गेट को। तो आर गेट दोस्तों क्या करता है, आर गेट को जितनी भी इनपुट मिल रही होती है पीछे से, देखो इसको इस आर गेट की जो फर्स्ट इनपुट है वो ये वाली है, ये वाली, ठीक है। और इस आर गेट की जो सेकंड इनपुट है वो ये वाली है। तो आर गेट क्या करता है, आर गेट अपनी तमाम इनपुट्स को प्लस कर लेता है, आपस में क्या करता है, प्लस कर लेता है। तो प्लस करने का मतलब ये है कि आप ये वाली पहले इस आर गेट की अगर आपने आउटपुट लिखनी है तो आप पहले ये वाली इनपुट लिखोगे, फिर आगे प्लस लगाओगे, फिर आगे ये वाली इनपुट लिखोगे। तो अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं तो इसको मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको, ये इस टेक्स्ट फॉर्म के अंदर। तो अगर मैं इस आर गेट की आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊं आउटपुट, तो इसकी आउटपुट लिखी जाएगी कुछ इस तरह से, ई एन क्यू जीरो आगे प्लस, प्लस का सिंबल क्यों, क्योंकि आर गेट है, प्लस आगे इसकी ये सेकंड इनपुट क्या थी, ई एन क्यू, ठीक है, लिख लिया। अब इनके ऊपर जो जो बार है वो बार में लगा लूंगा। ये मैं इसको पकड़ के ऐसे यहाँ पे ले जाता हूँ, ये यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ठीक है, ये लिख दिया मैंने इसको यहाँ पे। अच्छा जी, अब इनके ऊपर जो 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 लगा हुआ था वो लगा दो। अब देखो इसके अंदर Q0 के ऊपर बार था, तो ये जो Q0 है इसके ऊपर बार लगा जाएगा, नीचे मैं लिख दूंगा Q0, ठीक है। उसके बाद इस इनपुट के अंदर EN के ऊपर बार था, तो ये EN के ऊपर मैंने बार लगा दिया, आगे Q0 लगा दिया, ये लो, ठीक है। तो ये जनाब आपकी आउटपुट है किसकी, इस आर गेट की। और मैंने आपको क्या बताया था, इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के ऊपर इनपुट कौन सी होगी, जो इस आर गेट की ये आउटपुट आई है ना, यही आउटपुट एज ए इनपुट मिलेगी इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को। और इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट क्या का नाम क्या है, D0। जिसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं ना, हम लिख सकते हैं कि जो D0 है उसकी जो एक्साइटेशन इनपुट है, और मैंने आपको क्या बताया था, जो किसी भी फ्लिप फ्लॉप को जो भी इनपुट मिल रही हो उसको हम एक्साइटेशन इनपुट कहते हैं। तो इसका मतलब है इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की जो D0 इनपुट है उसकी एक्साइटेशन आउटपुट क्या होगी, सॉरी इनपुट क्या होगी, वो ये होगी कि जो हमने यहाँ पे लिखी है, क्या बोला, ई एन, ठीक है, ई एन आगे Q0 बार प्लस आगे क्या, ई एन के ऊपर बार और आगे Q0 वैसे ही Q0 ले जनाब। हमने जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप था उसकी एक्साइटेशन इनपुट फाइंड कर लिया। अब इसी तरह सेम ऐसे जैसे मैंने ये करके दिखाई है ना, ऐसे सेम एज इट इज आपने ये जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है इसकी भी इनपुट फाइंड करनी है। और इसकी एक्सेलरेशन इनपुट का नाम क्या है, ये जो डी फ्लिप फ्लॉप है इसकी इनपुट का हमने नाम दिया हुआ है D1। तो मतलब D1 की अब आपने एक्सेलरेशन इनपुट फाइंड करनी है। तो सेम वही तरीका है कि सबसे पहले आपने इस और गेट की आउटपुट फाइंड करनी है। इस और गेट की आउटपुट फाइंड करने से पहले आपके पास इन तीनों एंड गेट की इनपुट आउटपुट होनी चाहिए। तो मतलब आप पहले क्या करोगे, पहले इस एंड गेट की आउटपुट फाइंड करोगे, फिर इस एंड गेट की आउटपुट फाइंड करोगे, फिर इस एंड गेट की, फिर तीनों को आपस में प्लस कर लोगे, तो वो आपके पास आर गेट की आउटपुट आ जाएगी। जो भी आउटपुट आएगी वो आउटपुट बेसिकली किसको मिलेगी, इस D1 को। तो वही इस D1 की एक्साइटेशन इनपुट होगी। चलिए वो भी करके दिखा देता हूँ वैसे एक दफ़ा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो बाद में, फिर आप ये ना कहो जनाब हमें समझ तो आई नहीं है। तो ये देखिए मैं इसके भी करके दिखा देता हूँ। ये नहीं जी, हमारे पास सबसे पहले इस एंड गेट की आउटपुट होनी चाहिए। तो इस एंड गेट की पहली इनपुट कहाँ से मिल रही है इसको, इसकी पहली इनपुट ये देखो यहाँ से मिल रही है, ये देखो अनेबल इनपुट की नॉट गेट से। ये देखो यहाँ से ऐसे होते हुए ये देखो ना, ये वायर ऐसे जा रही है और दरमियान में आया नॉट गेट, और नॉट गेट ऊपर से कहाँ से आ रहा है, अनेबल इनपुट से। मतलब इसकी जो पहली इनपुट है वो है जी ई एन बार, ठीक है। उसके बाद इसकी जो सेकंड इनपुट है वो कहाँ से आ रही है, ये देखो यहाँ से ऐसे होते हुए ये लाइन ऐसे गई, यहाँ से होते हुए ऐसे इसके जगह मिली, इससे मिलते हुए यहाँ पे मिली, उसके बाद ये नीचे जाएगी अब, और ये जाके मिलेगी किसके साथ, Q1 के साथ, ठीक है, Q1। तो इसका मतलब है इसकी सेकंड जो इनपुट है वो है जी Q1, और उसके ऊपर बार नहीं आएगा क्योंकि दरमियान में कोई भी नॉट गेट नहीं है, तो Q इसके ऊपर बार नहीं आएगा। तो मतलब इस एंड गेट की अब ये दोनों इनपुट को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास बन जाएगी इस फर्स्ट एंड गेट की आउटपुट। तो वो क्या आई है, फर्स्ट इनपुट क्या थी, ई एन के ऊपर बार, आगे ये Q1 ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q1 ऐसे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बन गई आपके पास आउटपुट। ये लीजिए हाँ, फर्स्ट एंड गेट की हमने आउटपुट निकाल लिया। अब हमने इसी तरह इस सेकंड एंड गेट की आउटपुट निकालनी है। सेकंड एंड गेट की आउटपुट निकालने से पहले मैं इस लाइन को खत्म करता हूँ पहले। अच्छा जी, अब देखो जरा, सेकंड एंड गेट की तीन इनपुट्स हैं। फर्स्ट जो इनपुट है वो हमें कहाँ से मिल रही है, फर्स्ट इनपुट मिल रही है यहाँ से मिल रही है, और वो क्या थी बोला, वो थी जनाब हमारे पास, सॉरी यहाँ से नहीं मिल रही, एक मिनट ठहरो जरा, वो यहाँ से मिल रही, एक मिनट। अच्छा जी, ये देखो इसकी जो फर्स्ट इनपुट है वो हमें मिल रही है यहाँ से होते हुए नीचे जा रही है, और यहाँ से ऐसे Q0 से, हाँ ठीक है, Q0 से आ रही है। ये देखो अगर आप बोल रहे हो तो Q0 से, ठीक है। इस थर्ड सेकंड एंड गेट की जो फर्स्ट है ना इनपुट, वो है जी Q0। वो क्या, Q0 लिख लिया। सेकंड इनपुट कौन सी है, सेकंड इनपुट आपको कहाँ से मिल रही है, ये ऊपर से अनेबल इनपुट से, ठीक है, वो हो जाएगी EN, वो हो जाएगी EN, यहाँ पे आ जाएगा EN, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड इनपुट है वो आपको मिल रही है Q0 बार से। ये देखो दरमियान में नॉट गेट आया और ये जाके मिल रही है Q0 से नहीं, Q1 से, हाँ Q1 बार।
थर्ड इनपुट है Q1 बार। तो इस एंड गेट की जो आउटपुट आएगी ना वो आएगी क्या बोला, फर्स्ट इनपुट थी Q0, आगे मल्टीप्लाई होगा EN के साथ और उसके बाद Q1 बार, Q1 बार, ठीक है। ऐसे ही आपने इस थर्ड एंड गेट की इनपुट फाइंड करनी है, तो इसकी फर्स्ट इनपुट जो है वो आपको मिल रही है कहाँ से बोला, वो आपको यहाँ से मिल रही है, नॉट गेट दरमियान में आया और ये मिल रही है आपको Q0 बार से, ठीक है, Q0 बार। तो इसकी पहली जो इनपुट है वो है जी Q0 बार। अब मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद जो इसकी सेकंड इनपुट है वो मिल रही है हमें कहाँ से, वो हमें मिल रही है अनेबल इनपुट से, मतलब EN से, अनेबल इनपुट से, और दरमियान में कोई भी नॉट गेट नहीं है, लिहाजा अनेबल इनपुट डायरेक्ट लिखेंगे। उसके बाद जो सेकंड थर्ड इनपुट है इसकी वो मिल रही है हमें कहाँ से, यहाँ से होते हुए, ठीक है, Q1 से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे Q1, ठीक है। तो ये इसकी आउटपुट आ गई। अब इन तीनों का बस आपस में मर्ज करके लिख लोगे, तो कैसे मर्ज करके लिखेंगे, तो वो आपको पता है, मैंने आपको अभी तरीका बताया था क्या बोला। तो वो जो जब आप ये आर गेट है ना, ये आर गेट क्या करेगा, इस इनपुट को इस इनपुट को इस इनपुट को आपस में प्लस कर देगा। वो जो भी प्लस करने के बाद जो भी इक्वेशन आएगी ना वो बेसिकली इस D1 की एक्साइटेशन इनपुट होगी। तो उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ क्या बोला। अब देखो इस आर गेट की फर्स्ट इनपुट क्या थी, EN बार, तो यहाँ पे लिख लो EN बार, आगे Q1 आगे लगाएंगे प्लस, प्लस लगाने के बाद सेकंड इनपुट क्या थी, Q0 EN Q1 बार, Q0 EN और Q1 बार आगे प्लस लगाएंगे, इसके क्या आएगा प्लस, प्लस लगाने के बाद इसके बाद ये वाली थर्ड इनपुट क्या Q0 बार, Q0 बार आगे EN Q1 EN Q1 ये आ गई जनाब। तो ये जनाब आपकी D0 की एक्सेलरेशन इनपुट आ गई, ये D1 की एक्सेलरेशन इनपुट आ गई। अब नेक्स्ट ये देखें, यही वो सारे आगे बताया, देखिए देखो ये D0 की एक्सेलरेशन इनपुट और ये D1 की एक्सेलरेशन इनपुट जो है जैसे हमने निकाली, देखो सेम वही है, चाहे आपको गौर कर लो जाए ऊपर जाके, ठीक है। आगे जनाब ये आने के बाद अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट जनाब ये है, नेक्स्ट अब यहाँ से आप ये जो एक्सेलरेशन इनपुट निकाली है ना आपने, उससे अब क्या करोगे, D0 की अब निकालोगे नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन इक्वेशन, और फिर आप निकालोगे D1 की। अब D0 की D1 की निकालने से पहले आपको ये बताओ कि जो डी फ्लिप फ्लॉप है, अब ये फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, डी फ्लिप फ्लॉप है। अब डी फ्लिप फ्लॉप की आपको ये बताओ कि नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला क्या था। तो ऊपर आपने पढ़ के आए हो क्या बोला, मैंने ऊपर अभी ये पढ़ाया है क्या बोला, ये देखो ऊपर लिखा हुआ था कि डी चाहे डी लैच हो या डी फ्लिप फ्लॉप हो, उसकी जो नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, डी ही होती है, मतलब QT+1 इक्वल टू डी, QT+1 इक्वल टू डी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो फार्मूला वो क्या QT+1। तो अब फ्लिप फ्लॉप चूंकि डी फ्लिप फ्लॉप है, उसकी इक्वेशन क्या थी, उसकी इक्वेशन थी QT, नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन क्या थी QT+1 इक्वल टू डी। अब यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास दोस्तों सेम वही है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो फ्लिप फ्लॉप है। तो ये बेसिकली जनरल इक्वेशन है ना, ये बेसिकली किसी फ्लिप फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लिप फ्लॉप के अकॉर्डिंग नहीं है, ये जनरल इक्वेशन है। अब इसी जनरल इक्वेशन के अंदर आप अपने किसी भी फ्लिप फ्लॉप की सॉरी डी फ्लिप फ्लॉप के किसी भी नंबर की आप इक्वेशन यहाँ पे फुलफिल कर सकते हो। कैसे बोला, देखो यहाँ हमारे पास क्या जी, यहाँ पे हमारे पास है दो फ्लिप फ्लॉप है ना, ए का Q0 और ए का Q1, दो फ्लिप फ्लॉप है ना। तो अब आप क्या करोगे, Q0 की इक्वेशन इसमें पुट करो। तो जब हम इस Q0 को इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, वो कुछ इस तरह से आएगा, Q0T+1, मतलब सारा फार्मूला वैसे ही आ जाएगा, सिर्फ इस QT+1 से पहले हम Q0 लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास अब दो फ्लिप फ्लॉप है ना, डी फ्लिप फ्लॉप दो हैं। तो सारा सेम ये जनरल फार्मूला, इसी जनरल फार्मूले में हम जो है अपनी ये वाली फार्मूले को फिल कर देंगे। तो Q जहाँ पे अकेला था, अब Q0 आ गया, बाकी सारा कुछ ऐसे रहेगा, Q0T+1 इक्वल टू, ये जो डी लिखा होता है ना सिंगल, इस डी, चूंकि अब ये डी फ्लिप फ्लॉप हम कौन सा लगा रहे हैं, D0 वाला, फर्स्ट वाला डी फ्लिप फ्लॉप, तो उसकी जगह पे आ जाएगा D0। तो मतलब सारा कुछ वैसे ही रहेगा, सिर्फ फर्क कहाँ पे आएगा, जहाँ पे सिंगल चीज़ थी ना, Q सिंगल था और डी सिंगल था, वहाँ पे सिर्फ 0 लगा दिया। सेम यही फार्मूला इसके ऊपर भी अप्लाई होगा Q1 के लिए भी। तो Q1 के लिए भी क्या होगा, सेम वही Q1 इंटू T+1, ठीक है, इक्वल टू आगे D1, चूंकि अब डी फ्लिप हम फॉलो कर रहे हैं वो Q1 वाला है, तो हमने यहाँ पे Q1 के लिए फार्मूला फिल कर दिया। अब देखो ये फार्मूला आ गया और ये फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले के अंदर Q0T+1 निकालने के लिए आपके पास D0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके पास, D0 होना चाहिए। अब D0 की आपने इक्वेशन फाइंड की है ना, ये देखो, ये जो आपने एक्सेलरेशन इनपुट फाइंड की है D0 की,
ये आप सेम उठाकर यहाँ पे इसकी जगह पे पुट कर दो। उसके बाद ये जो D1 की, ये जो D1 है इसकी जगह पे आप ये जो D1 की आपने एक्सेलरेशन इनपुट फाइंड किया ये उठाकर यहाँ पे फिल कर दो, मतलब वो आपके पास बन जाएगा। देखो वही चीज़ हमने यहाँ पे फिल कर दी। जब यहाँ पे D0 की जगह पे ये वाली इक्वेशन यहाँ पे रख देंगे, ये वाली यहाँ पे रख देंगे, तो वो देखो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, Q0t+1 की इक्वल टू, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, ठीक है। और ये इक्वेशन कैसे है ये मैंने आपको तरीका बता दिया। मैंने आपको पहले ये जनरल फार्मूला फुलफिल करवाया, उसके बाद मैंने D0 की जगह पे उसकी इक्वेशन टाइप कर दिया, मतलब इस D0 की जगह पे ये वाली जो हमारे पास एक्सेलरेशन इनपुट थी ये फिल लगा देंगे, और ये जो D1 है इसकी जगह पे हम ये वाली जो एक्सेलरेशन इनपुट है ये लगा देंगे। जब ये लगा दी तो देखें हमारे पास जो क्या आ गई, ट्रांजिशन इक्वेशन आ गई, नेक्स्ट ट्रांजिशन इक्वेशन आ गई, Q0t+1 की भी आ गई, Q1t+1 की भी आ गई। तो ये देखो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की आ गई हैं, और सॉरी ट्रांजिशन इक्वेशन आ गई हैं। नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन इक्वेशन फाइंड कर ली। अब जनाब ये हमने इतना काम कर लिया है, समझो हाफ काम हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट हमने इसी चीज़ को देखते हुए अपना टेबल बनाना है, नेक्स्ट स्टेट टेबल बनाना है। अब नेक्स्ट स्टेट टेबल कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, तरीका वो भी बताता हूँ। ये सारा रिमूव कर देते हैं अब ये। अच्छा जी, जब जनाब हमने ये इतना कर लिया, ये हमारे पास अब आ गया नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन। ये हमारा पहला स्टेप था, हमने पहला स्टेप कर दिया। अब इस पहले स्टेप से हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेट टेबल बनाना है। नेक्स्ट स्टेट टेबल कैसे बनाएंगे, उसके लिए जनाब आप ये दोनों फार्मूले यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले आपको ये बताओ आपकी करंट स्टेट कौन सी है, तो डी फ्लिप फ्लॉप ना, तो डी फ्लिप फ्लॉप कितने लगाए हैं, पहले तो ये बताओ कितने डी फ्लिप फ्लॉप लगाए हैं, दो डी फ्लिप फ्लॉप लगाए हैं। अब जो पहला डी फ्लिप फ्लॉप है उसकी जो करंट आउटपुट क्या होगी उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे Q0। जो आपके पास Q0 है ना, ये बेसिकली आपके फर्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप की करंट इनपुट है, प्रेजेंट, जिसको आप प्रेजेंट इनपुट कहते हो। और ये जो Q1 है ये बेसिकली आपके सेकंड जो फ्लिप फ्लॉप है, सेकंड जो डी फ्लिप फ्लॉप है उसकी क्या है, करंट आउटपुट या करंट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट है। ये देखो ये ऊपर आप पढ़ के आए हो यार, मैं कौन सा अपने से कुछ कर रहा हूँ। ये देखो ये जो आपका फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है इसकी मुझे बताओ आउटपुट कौन सी है, ये है Q0। और इसकी कौन सी है, Q1। तो ये जो Q0 Q1 है ये क्या है, ये बेसिकली प्रेजेंट स्टेट है इसकी, ये क्या है इसकी प्रेजेंट स्टेट है। तो अगर ये इसकी प्रेजेंट स्टेट है तो आप कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे Q1 Q0, लिख लिया। जो प्रेजेंट यहाँ पे जो भी आउटपुट आपको दिखाई दे रही है वो बेसिकली आपकी प्रेजेंट इन दोनों डे फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट है। क्लियर हो गया। ये प्रेजेंट स्टेट के नाम हमने अच्छा उल्टे लिखते हैं, मतलब ऐसे लिखते हैं, जो लास्ट सबसे लास्ट वाला फ्लिप फ्लॉप होता है ना उसको पहले लिखते हैं। तो उसकी देखें आउटपुट जो Q1 थी वो मैंने पहले लिखी है, फिर Q0। तो ये मेरे पास आ गई प्रेजेंट स्टेट्स आ गई हैं किसकी, इन दोनों डी फ्लिप फ्लॉप की। अब इन प्रेजेंट स्टेट्स की आप वैल्यूज लिखो। इन प्रेजेंट स्टेट की वैल्यूज कैसे लिखी जाएंगी, अब कितनी प्रेजेंट स्टेट्स हैं, मतलब प्रेजेंट स्टेट की कितने कॉलम हैं, दो हैं, है तो ये दोनों प्रेजेंट स्टेट हैं। लेकिन इन प्रेजेंट स्टेट्स की कितने कॉलम हैं, दो कॉलम है ना, ये देखो एक Q1 वाला और एक Q0 वाला। अब इन दोनों की कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, दो चार बनेंगे। कैसे बना, 2 की पावर जितने जितने कॉलम है उतनी 2 की पावर ले लो, तो 2 की पावर 2 जवाब आया 4। तो कॉम्बिनेशन लिखो इनके, कैसे बोला 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो ये देखो मैंने लिख भी दिया, ये लो यही सेम चीज़ नीचे जाकर पुट कर दिया है। ये देखो इस टेबल के अंदर, ये देखो जरा Q0 Q1 ये आपकी प्रेजेंट स्टेट है दोनों फ्लिप फ्लॉप की। और उनके अंदर देखो हमने वैल्यू पुट कर दी, क्या बोला पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखो 0 0 0 1 1 0 1 1। ये मैंने आपको सिखा दिया कैसे आया, ठीक है। जब ये कर दिया अब आपने क्या फाइंड करनी है, अब आपने जनाब नेक्स्ट स्टेट्स फाइंड करनी है। क्या क्या फाइंड करनी है, इन दोनों फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट्स फाइंड करनी है। नेक्स्ट स्टेट्स फाइंड करना बड़ा ईजी है, कैसे बोला, ये देखो जरा पहली नेक्स्ट स्टेट ये है Q1। अब ये Q1 कैसी आई है नेक्स्ट स्टेट, अब ये Q1 दोस्तों इस तरह से आई है कि अब देखो अब ये Q1 बेसिकली रिप्रेजेंट करिए Q1t+1 को, Q1t+1 Q1t+1 को रिप्रेजेंट करिए। ये बात याद रखिएगा, ये बेसिकली t+1 है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये जो लिख रहा है ना नेक्स्ट स्टेट ये Q1 Q0 Q1 Q0। अब आप सोच रहे होगे इसने दो दफ़ा नेक्स्ट स्टेट क्यों लिखी है, क्योंकि दोस्तों देखो आपके साथ एक एक्सटर्नल इनपुट भी है, याद है एक्सटर्नल इनपुट आपको मिल रही थी ना, ऊपर देखो जरा गौर से, आपको ये देखो एक एक्सटर्नल इनपुट मिल रही थी अनेबल के नाम से। अब देखो एक दफ़ा ये एक दफ़ा फ्लिप फ्लॉप काम करेगा जब अनेबल इनपुट 0 होगी, तब ये काम करेगा, तब इसकी नेक्स्ट स्टेट फाइंड की जाएगी। और एक दफ़ा जब अनेबल इनपुट 1 होगी तब उसकी नेक्स्ट स्टेट कुछ और होगी। तो ये वजह है कि हमने नेक्स्ट स्टेट दो दफ़ा फाइंड करनी है, एक दफ़ा जब अनेबल इनपुट 0 होगी और एक दफ़ा अनेबल इनपुट जब 1 होगी तब नेक्स्ट स्टेट भी हमने फाइंड करनी है। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये देखें यहाँ पे यही उसने किया कि कहता है जब हमारे पास अनेबल इनपुट 0 होगी तब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड फ्लिप फ्लॉप की ये नेक्स्ट स्टेट क्या आएंगी, ये लिखी हुई हैं। और नेक्स्ट वो कह रहा है जब अनेबल इनपुट 1 होगी तब हमारे पास ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप और सेकंड फ्लिप फ्लॉप की ये जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट्स हैं ये क्या आएंगी, ये वो लिख के दे रहा है। आप समझ आई बात की कि ये Q0 Q1 ये Q0 Q1 ये नेक्स्ट स्टेट्स हैं किसकी, फर्स्ट और सेकंड फ्लिप फ्लॉप की। और जब अनेबल इनपुट 0 थी और जब अनेबल इनपुट 1 थी
तब हमारे पास दो जो फ्लिप फ्लॉप थे Q0 और Q1 वाले, उनकी नेक्स्ट स्टेट तब ये वाली है। ठीक है, तो अब ज़रा गौर कीजिएगा। अब आपने जब ये पहले आपने क्या करना है, ये वैल्यूज़ फिल करनी है। ये वैल्यूज़ फिल करने के लिए आपको एक मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लोगे। ये देखो बड़ा ईज़ी है जनाब, वो कर लेते हैं। अब आपने सबसे पहले ये वाला कॉलम फिल करना है, ये वाला, ये Q1 वाला। फिर आप इस तरह जब मैं ये फाइंड कर लूँगा, ये Q0 फिर आप खुद कर लीजिएगा, Q1 भी और Q0 भी। अब ये जो Q1 लिखा हुआ है ना, बेसिकली Q1 ये रहा है, Q1 इंटू T+1 यानी नेक्स्ट स्टेट है। और ये नेक्स्ट स्टेट कौन सी, जब अनेबल इनपुट क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड करना है, इसके लिए आपको ये फार्मूला बताओ, ये फार्मूला वैल्यू पुट करो और करते जाओ और निकालते जाओ। अब आपके पास फार्मूला कौन सा हो, ये वाला। दो फार्मूला ना, एक ये वाला Q1 इंटू T+1 वाला, और एक है Q0 इंटू T+1 वाला। तो अगर आपने Q0 वाले कॉलम को फिल करना होगा, अब मैंने कौन से कॉलम को फिल करना है, जिसका नाम है Q1, तो मतलब मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा, ये वाला सेकंड वाला, ये है। और अगर मैंने फाइंड करना होगा मान लो ये वाला कॉलम जिसमें Q0 है, तो फिर मैं कौन सा फार्मूला यूज़ करूँगा, फिर मैं ये ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करूँगा, ये वाला ऊपर वाला। ठीक है, तो मैं अब इस फार्मूले को यूज़ करूँगा। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं ये सेकंड फार्मूला अब यूज़ करूँगा, ज़रा गौर कीजिएगा अब। ठीक है, तो इस सेकंड फार्मूले के अंदर दोस्तों Q1 इंटू T+1 मैंने निकालना है अकॉर्डिंग टू इस फार्मूले के। तो इस फार्मूले पहले आपको ने वैल्यू फिल करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू कैसे पुट करनी है, पहले मैंने देखो मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए सबसे पहले। सबसे पहले मुझे चाहिए Q1, मेरे पास क्या होना चाहिए, Q1 होना चाहिए। तो चलें Q1 देख लेते हैं। अब देखें सबसे पहले पहली रो के अकॉर्डिंग आपने, क्योंकि पहले देखें ना इस कॉलम के अंदर मैं वैल्यू फिल करनी है ना, तो पहले कौन सी रो को फॉलो करूँगा, फर्स्ट वाली रो को। अब इस फर्स्ट वाली रो की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे पास इसकी Q1 की वैल्यू देखना है कौन सी है। तो मेरे पास ये देखें Q1 की वैल्यू क्या है, 0। मैं Q1 की वैल्यू 0 पुट कर दूँगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया Q1 की वैल्यू 0। उसमें मेरे पास क्या है जी, EN बार। EN यहाँ पे क्या है जी, अब आपके पास पता होगी EN की वैल्यू क्या है। तो ये देखो EN की वैल्यू इसने क्या कहा है यहाँ पे कि अगर हम अनेबल इनपुट क्या रखें, 0 रखें। मतलब अब इस पूरे कॉलम के अंदर जब भी आपने वैल्यू फिल करनी है, तो आप EN की वैल्यू 0 ही फिक्स करोगे, 0 ही रखोगे। तो ये देखो अगर EN की वैल्यू 0, अब ज़रा अगली अगली बात भी सुन लो। अगर EN की वैल्यू 0 है, तो EN बार की वैल्यू क्या होगी? आपको पता है ना, अगर आपकी ओरिजिनल वैल्यू 0 हो, तो अगर ऊपर बार लगा हो, तो वो 0 1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी EN की अगर वैल्यू 0 है नीचे नीचे टेबल के अंदर, हमें बार की वैल्यू नहीं दिखाई जा रही, हमें ओरिजिनल वैल्यू दिखाई जा रही है। तो हमारे पास अगर EN की वैल्यू 0 हो, तो EN बार की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद प्लस प्लस वैसे ही आ गया। ठीक है, प्लस वैसे ही आ गया। ओके जी, आगे क्या है, Q0। अब इसी सेम रो के अंदर देखो Q0 की वैल्यू क्या है। तो ये देखो इस रो की मैंने वैल्यू निकालनी है। तो इस रो के अंदर ये देखो ये Q0 की वैल्यू भी क्या है, 0 है। तो यहाँ पे ऊपर जाके फिल करो 0। तो ये देखो यहाँ पे लगा दिया मैंने 0। उसके बाद Q1 बार, तो यानी आपके पास अगर Q1 की वैल्यू होगी, तो आप उसको रिवर्ट कर लो, तो इन्वर्ट करो, तो आपके पास Q बार आ जाएगा। तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू क्या है, 0। ये देखो इस सेम रो के अंदर Q1 की वैल्यू है 0। तो इस 0 को इन्वर्ट करेंगे तो वो बनेगा 1। तो वो 1 हम यहाँ पे Q1 बार की जगह पे लगा देंगे। उसके बाद EN कहता है आगे EN बताओ। तो EN मैंने अभी क्या क्या बताया कि EN की वैल्यू नीचे की ओरिजिनल क्या है, 0। तो यहाँ पे 0 लगा दिया। उसके बाद लगाया प्लस, प्लस लगाने के बाद Q0 बार। तो Q0 बार, तो Q0 की वैल्यू क्या थी, Q0 की वैल्यू थी 0। तो अगर उसको बार बार में कन्वर्ट करेंगे तो वो बनेगा 1। आगे क्या Q1, तो Q1 की वैल्यू क्या है, 0। ये देखो Q1 की वैल्यू स्टार्टिंग में ये 0 हमने नीचे से फाइंड किया। Q1 की वैल्यू 0। उसके बाद EN की वैल्यू क्या है नीचे, EN की वैल्यू है 0, क्योंकि EN की वैल्यू तो फिक्स है ना अब 0। अच्छा ये वैल्यू सारी पुट कर दी। अब इनको सॉल्व करो। सॉल्व करने का तरीका ये है कि देखो इन फर्स्ट जो दो वैल्यूज है इनके दरमियान क्या हो रहा है, एंडिंग हो रही है, मतलब एंड गेट लगा हुआ है। आपको पता है एंड गेट की अगर एक ही भी इनपुट 0 हो तो आउटपुट क्या आती है, 0 आती है। तो देखो 0 मल्टीप्लाई 1 जवाब आया 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे प्लस का सिंबल है तो प्लस लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो आगे नेक्स्ट ये तीन इनपुट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो आपको पता है अगर तीनों इनपुट के दरमियान एक भी 0 हो तो आउटपुट क्या आएगी, मल्टीप्लिकेशन के अंदर 0 आएगी। तो ये तीनों 0 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0 जवाब आया 0। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्लस है तो प्लस आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे तीनों इनपुट क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, दरमियान में एक भी 0 आ गया तो आउटपुट 0। देखो 1 मल्टीप्लाई 0 जवाब आया 0। अब जब इन तीनों को प्लस में प्लस करेंगे आपस में, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 जवाब गया 0, फाइनल जवाब आ गया 0। तो इसका मतलब है ये देखें जरा, आपकी फर्स्ट रो के अंदर क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। ऐसे ही अब आपने ये भी फाइंड करना है। सेम वैसे ही उसी फार्मूले के अंदर जाएं और वैल्यूज पुट करें। अनेबल इनपुट 0 रहेगी, अगर ओरिजिनल अनेबल इनपुट है वो 0 है, तो अगर इन्वर्ट करोगे तो वो 1 बन जाएगी। ऐसे यहाँ पे देखो अब Q1 यहाँ पे 0 है, और अगर Q1 बार लिखोगे तो वो 1 बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे Q इस रो के अंदर Q0 जो है और उसकी ओरिजिनल वैल्यू 1 है, और अगर आप उसको Q0 बार लिखोगे तो वो 1 से 0 बन जाएगी। तो वैल्यूज पुट करते जाओ और ये वैल्यूज फाइंड करते जाओ। तो ये देखो अब मुझे मुझे उम्मीद है कि अब आपको खुद ही कर लोगे। मेन चीज़ मैंने आपको बता दिया कि ये सारा फार्मूला के साफ ये चारों रोज जो उसने फाइंड की ना, ये जो चारों रोज फाइंड की हैं, ये वाली चारों रोज, ये सारी वैल्यूज हमने फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके फिर की हैं। क्लियर हो गया जी।
उम्मीद है आपको ये टेबल समझ आ गया है कि टेबल कैसे अखज़ किया गया है। चलें ये हमारे पास जनाब आ गया नेक्स्ट स्टेट टेबल फाइंड कर लिया हमने। अब इस नेक्स्ट स्टेट टेबल के अंदर दोस्तों ये जो हमारे पास वैल्यूज़ है ना इनको हमने सिम्प्लीफाई करना है। सिम्प्लीफाई कैसे करना है? हम इनको अपनी तरफ से कोई नाम दे देते हैं। जैसे देखो ये फर्स्ट जो 2 कॉलम्स हैं ये किसके हैं? ये हमारे पास प्रेज़ेंट स्टेट के 2 कॉलम्स हैं। अब इन प्रेज़ेंट स्टेट के अंदर ये जो 2 कॉलम है Q1 एंड Q0 इनके अंदर पहली रो के अंदर क्या वैल्यू है? 0, 0 तो हम इसको नाम दे देते हैं A का। हम इसको क्या नाम दे देते हैं? A का। क्योंकि आपको पता है आपको याद है ना हम अपनी तरफ से नाम दे सकते हैं किसी भी स्टेट को। अच्छा उसके बाद देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट इस रो के अंदर जो क्यू प्रेजेंट स्टेट की जो वैल्यूज है वो क्या है 0 1 हमने इसको नाम दे दिया बी का बेसिकली सिंप्लीफाई करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट जो स्टेट है वो है जी 1 0 जिसको हमने नाम दे दिया सी का। नेक्स्ट जो स्टेट है वो है जी 1 1 उसको हमने नाम दे दिया डी का। अब सेम ऐसे ही नेक्स्ट आपकी ये अनेबल इनपुट अगर 0 हो तो उस दौरान आपकी नेक्स्ट स्टेट ये वाली होंगी। तो अब ये जो 2 कॉलम है ना Q0 Q1 के अब इनको भी सेम वही नाम दो जो आपने यहाँ पे दिए थे। अब देखो पहली स्टेट क्या 0 0 तो इसको नाम क्या आपने क्या दिया था A तो इसको भी सेम नाम दे दिया A। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या 0 1 तो इसको भी क्या वैल्यू इसको हमने क्या नाम दिया था 0 1 0 वाली वन स्टेट स्टेट को क्या नाम दिया था बी तो हमने यहाँ पे इसको नाम दे दिया बी। उसके बाद नेक्स्ट क्या 1 0 तो इसको हमने क्या नाम दिया था सी तो इसको हम भी नाम दे दिया सी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट क्या 1 1 तो उसको नाम हमने क्या दिया था डी तो हमने इसको भी नाम दे दिया डी। उसके बाद नेक्स्ट अब ये वाली 2 स्टेट्स हैं जो कि नेक्स्ट स्टेट है लेकिन किसके अकॉर्डिंग अगर एनेबल इनपुट 1 हो फिर ये वाली 2 आपकी नेक्स्ट स्टेट है। अब इनको भी सेम वही नाम दो। अब देखो पहली स्टेट क्या 0 1 अब यहाँ देखो 0 1 को हमने क्या नाम दिया था देखो 0 1 को हमने नाम दिया था बी तो इसकी पहली स्टेट को हमने नाम दे दिया बी मतलब इसके आगे आ जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट बार जो में इसके नाम क्या आएगा 1 0 तो 1 0 को हमने क्या नाम दिया था 1 0 को हमने नाम दिया था सी तो यहाँ पे आ जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्या 1 1 तो 1 1 को हमने नाम दिया था डी तो हमने यहाँ पे लगा दिया डी। मतलब जो नाम जिसको दिया था वही सेम नाम लिखना है आपने। नेक्स्ट 0 0 है तो 0 0 को हमने नाम दिया था ए तो हमने यहाँ लिख दिया ए। ठीक है। अब देखो सेम यही चीज़ दोस्तों सामने नीचे की हुई है। ये देखो ज़रा नीचे ये देखो आपकी पेरेंट स्टेट ए बी सी डी ऊपर जाके देखो ज़रा पेरेंट स्टेट के अंदर यही वैल्यू थी ना ए बी सी डी मैं जो ये देखो ए बी सी डी और नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपके पास अगर नेक्स्ट स्टेट अगर हो जिसमें अनेबल इनपुट 0 हो तो उसको आपने नाम क्या दिया देखो वो नाम सेम लिख लो ए बी सी डी। और अगर अनेबल इनपुट 1 हो तो फिर क्या है बी सी डी ए तो देखो वही चीज़ नीचे जाके है। ये देखो शॉर्टकट नाम प्रेजेंट स्टेट पहले वाली ए बी सी डी। अगर अनेबल इनपुट 0 हो तो फिर नेक्स्ट स्टेट देखो ए बी सी डी और अगर अनेबल इनपुट 1 हो तो फिर देखो नेक्स्ट स्टेट बी सी डी ए। तो ये तो मैंने आपको सिखा दिया कैसे आया ये आगे। अब जनाब आपने फाइंड करनी है आउटपुट। अब आउटपुट कैसे फाइंड की जाती है? आउटपुट फाइंड करने के लिए आपके पास आउटपुट का फार्मूला होना चाहिए। तो आउटपुट का फार्मूला जनाब कैसे निकालते हैं वो आपको पता है वो आपको बल्कि मैं बता देता हूँ। देखो अभी इस सर्किट के अंदर मुझे बताओ आउटपुट कहाँ से आ रही है। इस पूरे सर्किट के अंदर आउटपुट ये देखें ये फाइनल आउटपुट आउटपुट है आउटपुट गेट है जहाँ से आपको आउटपुट मिल रही है जिसको हमने मैक्स का नाम दिया हुआ है। इसका मतलब है हमारे पास ये जो आउटपुट है जिसको हमने मैक्स का नाम दिया हुआ है इसका हमने फार्मूला फाइंड करना है। फार्मूला अब सॉरी इसका जो हमने आउटपुट फाइंड करनी है तो उसकी आउटपुट कैसे फाइंड होगी? अगर हमारे पास इस एंड गेट की इनपुट होगी हमारे पास अगर इस एंड गेट की इनपुट आ जाएगी ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा इस एंड गेट की आउटपुट निकल के आ जाएगी। देखो इस एंड गेट की जो फर्स्ट इनपुट है वो कहाँ से मिल रही है? इस एंड गेट की जो फर्स्ट इनपुट है वो हमें जनाब मिल रही है कहाँ से? ये देखो यहाँ से सॉरी यहाँ से ये इसको पहले एक दफ़ा रिमूव करते हैं फिर सारा समझते हैं दोबारा से। दोबारा से नहीं सॉरी ये इसको मैक्स को समझना पड़ेगा हमें। ठीक है चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये सारा। अच्छा जी अभी ज़रा देखिएगा मेरे पास क्या होना चाहिए मैक्स की आउटपुट होनी चाहिए। जो फाइनल आउटपुट है उसका फार्मूला क्या है जी वो निकालना पड़ेगा मुझे पहले। तो मेरे पास मैक्स की आउटपुट कुछ इस तरह से होगी ये देखो मैक्स इक्वल टू ठीक है। अब मैक्स इक्वल टू क्या इसकी जो फर्स्ट इनपुट है वो कहाँ से आ रही है इस एंड गेट की फर्स्ट इनपुट ये देखें ये वाइट जा रही है ये आ रही है जनाब ये देखो ये नेबल इनपुट से आ रही है तो मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे जो पहली इनपुट है वो है जी ई एन और आपको पता है एंड गेट आपस में अपनी तमाम इनपुट्स को मल्टीप्लाई करता है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसको एक काम करता हूँ इसको नीचे लिख लेता हूँ। ये थोड़ा बड़ा लिखा लिखा गया था। अच्छा मैक्स इक्वल टू यहाँ पे इसके आगे बल्कि लिख लेता हूँ मैक्स इक्वल टू पहली इनपुट क्या है ई एन मैं लगा दिया ई एन। ठीक है अच्छा जी ई एन लगा दिया। अब इस ई एन के बाद मुझे सेकंड इनपुट का बताओ ये सेकंड इनपुट कहाँ से आ रही है? ये देखो ये वायर ऐसे नीचे से जा रही है ऐसे जाती 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 ये जा रही है यहाँ से ठीक है ये है जी यानी ये मिल रही है जहाँ से जाके Q1 के साथ मतलब Q1 जो है वो इसकी सेकंड इनपुट है वो लगा दी। उसके बाद इसकी थर्ड इनपुट कहाँ से मिल रही है? इसकी थर्ड इनपुट उसको मिल रही है जनाब यहाँ से ये देखो ये कनेक्शन हुई हुई है Q0 के साथ मतलब Q0 आ गया। ये लो जी ये हमारे पास आ गई आउटपुट। तो मतलब अगर हमारे पास हमने मैक्स आउटपुट निकाली तो उसकी आउटपुट ये आई है ई एन Q1 Q0 तो यही सेम फार्मूला सारे नीचे लिखा होगा मैक्स के लिए। ये देखो Q0 Q1 ई एन तो वो सारे आगे पीछे सिर्फ किया बाकी देखे वही है ई एन Q1 Q0 सारे सिर्फ तरतीब लगाई है। तो देखो मैक्स मैक्स की ये आउटपुट आ गई है Q0 Q1 ई एन।
अब आपने दोस्तों ये जो मैक्स की आउटपुट सारी ये फाइंड की हुई है ना, ये कैसी आई है बेसिकली इस फार्मूले के थ्रू। इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते जाओ और अपनी वैल्यू निकालते जाओ। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली दफा दोस्तों अनेबल इनपुट क्या है 0, नेक्स्ट टाइम अनेबल इनपुट क्या 1। जब आपने ये वाली 4 वैल्यूज फाइंड करनी है तो आपने अनेबल इनपुट क्या रखनी है 0 रखनी है फिक्स। तो यहाँ पे फिक्स कर देते हैं 0, क्योंकि मैं पहली लाइन फाइंड करने जा रहा हूँ ना। तो यहाँ पे इनपुट आ गई फिक्स 0। उसके बाद अब आपके पास क्या होना चाहिए Q0 Q1। अब ये Q0 Q1 कौन से हैं, ये प्रेजेंट स्टेट वाले हैं। Q0 Q1 ये प्रेजेंट स्टेट वाले हैं। तो इस प्रेजेंट स्टेट के अंदर सबसे पहली रो कौन सी है, जिसकी प्रेजेंट स्टेट कौन सी है ए। अब ए कौन सी स्टेट है बेसिकली, जिसको हमने नाम दिया था 0, ये बेसिकली स्टेट है 0 0। ठीक है, बी वाली कौन सी है 0 1, सी वाली कौन सी है 1 0 और डी वाली कौन सी है 1 1। चलें जी, अब आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए पहली रो के अंदर ये जो पहली स्टेट है आपकी, इसके अंदर ये जो आपकी स्टेट है ए, इसके अंदर जो पहली रो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है, पहले जो कॉलम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है Q1 को और नेक्स्ट जो है वो Q0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब फाइंड करते जाएं। अब देखिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए Q0। तो Q0 की यहाँ पे वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे वैल्यू 0 पुट कर दी। उसके बाद Q1 की वैल्यू क्या है 0, तो वो भी 0 पुट कर दी यहाँ पे। तो अब तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 0 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0, तो जो आपका है 0 ही। देखो यहाँ पे 0 लगा दिया। अब सेकंड इस रो के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो इस रो के अकॉर्डिंग इस सेकंड रो के अंदर वैल्यू क्या है Q1 की वैल्यू 0 है, Q0 1 है। यहाँ पे अब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास ये वैल्यू पुट करें अब अपनी अपनी यहाँ पे। तो Q0 की वैल्यू क्या है, Q0 की सेकंड रो के अंदर वैल्यू है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। उसके बाद Q1 की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। उसके बाद अनेबल इनपुट यहाँ पे फिक्स क्या है 0 है, क्योंकि ये वाली रो है, ये वाली कॉलम है, तो इस कॉलम में अनेबल इनपुट 0 रहेगी। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ पे देखो 0 आ गया। और एक और चीज़ यहाँ पे आसान आपको बता दूँ, यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले के अंदर ये सब क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर मैक्स के अंदर एक भी इनपुट 0 हुई तो आउटपुट क्या आएगी 0 आएगी। तो यहाँ पे देखो अनेबल इनपुट क्या है 0 है, तो इसलिए यहाँ पे चारों 0 0 है। तो यहाँ पे अनेबल इनपुट अगर 0 हो जाएगी तो इस चाहे यहाँ पे Q0 और Q1 पे कुछ भी आए, यहाँ पे 0 0 ही रहना है। उसके बाद यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे अनेबल इनपुट क्या है 1 है, लेकिन यहाँ पे देखो इस पहली रो के अंदर Q0 भी 1 है, Q1 भी 1 है, लिहाजा एक भी 0 आ जाएगा, क्योंकि ये एंड गेट है ना, ये एंड गेट लगा हुआ है। इस एंड गेट में अगर एक भी इनपुट 0 आ गई तो आउटपुट 0। तो ये पहली जो रो है इसमें तो 0 0 इसलिए आया है क्योंकि अनेबल इनपुट 0 है ना, तो एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट 0। तो अब यहाँ पे चाहे Q0 Q1 की वैल्यू कुछ भी हो, हमारे पास चूंकि अनेबल इनपुट 0 लिहाजा ये फाइनली 0 0 0 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पहली रो के अंदर Q0 Q1 भी 0 Q0 भी 0, लिहाजा आउटपुट आ गई 0। उसके बाद नेक्स्ट रो के अंदर देखो Q0 Q1 जो है वो 0 है, तो लिहाजा आउटपुट आ गई 0। नेक्स्ट रो के अंदर देखो Q0 जो है उसकी वैल्यू 0 है, तो लिहाजा यहाँ पे आ गई आउटपुट 0। नेक्स्ट इस फाइनल रो के अंदर देखो जरा, इसके अंदर अनेबल इनपुट भी 1 है, Q1 भी उसकी भी वैल्यू भी 1 है और Q0 की वैल्यू भी 1 है, तो लिहाजा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो जवाब आया 1। तो ये देखो यहाँ पे 1 आ गया। चलिए ये हमारे पास मैक्स आउटपुट भी आ गई है। तो जनाब ये देखें हमने मैक्स आउटपुट जब फाइंड कर ली, अब इसी को देखकर आप क्या बनाओगे अपना जो है वो स्टेट डायग्राम बनाओगे। अब ये था सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या है कि इसी टेबल को देखिए आप अब क्या करो अपनी स्टेट डायग्राम बनाओ सब। लेकिन उससे पहले ये बताओ ये कौन सी मशीन है। तो दोस्तों आपको पता है ये मेले मशीन है। मुझे कैसे पता चला ये मेले मशीन है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप गौर करो तो इसके अंदर अगर आप गौर करो तो इसमें देखो अनेबल इनपुट यूज़ हो रही है। क्या यूज़ हो रही है, देखो अनेबल इनपुट यूज़ हो रही है, ठीक है, आउटपुट के तौर पर। तो आपको पता है कि अगर किसी मशीन के अंदर कोई भी एक्सटर्नल इनपुट एज ए आउटपुट के तौर पर यूज़ हो रही हो, मतलब कोई भी अनेबल इनपुट मिले तो फिर आउटपुट आ रही हो, तो जनाब वो हमारे पास कौन सी मशीन होती है, मेले मशीन होती है। और एक हम दूसरी मशीन पढ़ी थी मोरे मशीन। मोरे मशीन में क्या होता है, मोरे मशीन में आपकी जो आउटपुट होती है ना वो किसी भी एक्सटर्नल इनपुट पर डिपेंड नहीं करती। अगर यहाँ पे आप गौर करो, ये देखो हमारी जो मैक्स आउटपुट है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, इस एक्सटर्नल इनपुट अनेबल के ऊपर। तो यही वजह है कि अगर दोस्तों आपकी जो आउटपुट है अगर वो डिपेंड कर रही हो आपकी किसी एक्सटर्नल इनपुट के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं ऐसी मशीन को हम मेले मशीन कहते हैं। तो ये मुझे चूंकि यहाँ पे देख के पता लग गया, ये देखो ये जो हमारी आउटपुट है ये डिपेंड कर रही है इस अनेबल इनपुट के ऊपर। या इसका और आसान सा तरीका आपको बता दूं, तो ये देखो जरा, अगर आपकी जो आउटपुट वाला कॉलम है, अगर आपका ये जो आउटपुट वाले दोनों कॉलम्स हैं, ये जो आउटपुट वाला कॉलम है, अगर इस आउटपुट वाले कॉलम में कोई भी आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो टेबल के अंदर, इस आउटपुट के नीचे कोई भी इनपुट एक्सटर्नल इनपुट, ये जैसे यहाँ लिखा हुआ अनेबल इक्वल टू 0 अनेबल इक्वल टू 1, दोस्तों अगर कोई भी आउटपुट वाले कॉलम में कोई भी एक्सटर्नल इनपुट आ रही है ना, तो समझो वो क्या कौन सी मशीन है, मेले मशीन है। और अगर यहाँ पे आउटपुट वाले कॉलम में कोई भी आप एक्सटर्नल इनपुट का नाम नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये मोरे मशीन है। समझ आ गई बात की। तो ये जनाब आपकी मेले मशीन थी। अब इस मेले मशीन की आपने क्या बनानी है, स्टेट डायग्राम बनानी है। तो स्टेट डायग्राम बनाना बड़ा ईजी है। सबसे पहले अपनी जितनी प्रेजेंट स्टेट है वो लिखो। तो अभी यहाँ पे कितनी प्रेजेंट स्टेट है, 1 2 3 4 4 है। तो पहली प्रेजेंट स्टेट ये 1 2 3 और 4। तो पहली स्टेट कौन सी है, ए, दूसरी स्टेट है बी, तीसरी से आपकी प्रेजेंट स्टेट है सी, चौथी आपकी प्रेजेंट स्टेट है डी। अब ये देख लो गौर से मैं कैसे बनाने जा रहा हूँ स्टेट डायग्राम। अब नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट दोस्तों आपकी पहली जो स्टेट है ए, उसके अंदर अगर अनेबल इनपुट 0 हो, अगर अनेबल इनपुट 0 हो तो आपकी नेक्स्ट स्टेट कौन सी होगी? ए ही होगी। मतलब अगर मैं इस ए के ऊपर अगर इनपुट 0 अप्लाई करूँ, अनेबल इनपुट कौन सी प्रोवाइड करूँ? 0 प्रोवाइड करूँ, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट आएगी वो ए ही आएगी। तो देखिए मैंने घूम के वहीं वापस आ गया हूँ। और नेक्स्ट ये भी बताना है अब आपने कि अगर ए वाली ये जो प्रेजेंट स्टेट है इसके ऊपर अगर आप अनेबल इनपुट 0 अप्लाई करो तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी? 0 आएगी। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया हुआ ना कि ये जो स्टेट डायग्राम होती है इसके अंदर पहली जो स्लैश से पहले जो वैल्यू होती है वो आपकी इनपुट होती है और जो स्लैश के बाद वैल्यू होती है वो आपकी आउटपुट होती है। तो मतलब ये देखिए मैंने लिख दिया। मैंने बताया कि अगर मेरी इनपुट 0 होगी, अनेबल इनपुट 0 होगी तो मेरे पास आउटपुट जो है वो भी 0 आएगी और मेरी जो नेक्स्ट स्टेट आएगी वो ए ही आएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अगर मैं ए के ऊपर अनेबल इनपुट 1 अप्लाई करूँ तो मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेट आएगी वो बी आएगी। तो ये देखो मैं ऐसे एरो लगाने लगा हूँ। ये देखो मैंने कहा ये लें और मैंने कहा अगर मैं इनपुट 1 अप्लाई करूँ तो मेरे पास जो आउटपुट है वो नेक्स्ट स्टेट है वो बी आएगी और जो आउटपुट आए वो कौन सी आएगी? ये देखो ये ए है और ए के ऊपर अगर ये फर्स्ट रो के अंदर ए के ऊपर अगर मैं अनेबल इनपुट 1 अप्लाई करूँ तो मेरे पास जो आउटपुट है वो भी 0 ही आएगी। तो मतलब अगर मैं इनपुट 1 अप्लाई करूँ तो फिर भी जो आउटपुट है वो 0 ही आएगी और नेक्स्ट स्टेट जो है बी आएगी। वो मैंने लगा दिया। अब देखो इस बी के लिहाज से चलेंगे तो बी मेरी प्रेजेंट स्टेट है, तो ये मेरी प्रेजेंट स्टेट, ठीक है। अब बी के ऊपर अगर आप अनेबल इनपुट 0 अप्लाई करो, मतलब इस तरह से अनेबल इनपुट 0 अप्लाई करो तो आपकी नेक्स्ट स्टेट कौन सी होगी? बी ही होगी। तो मतलब यहाँ पे देखो ये ऐसे सर्कल बनेगा, सेल्फ लूप लगेगी और इस सेल्फ लूप के ऊपर आप लिखोगे अगर इनेबल इनपुट 0 अप्लाई की जाए तो आपके पास ये सेल्फ लूप ही बन के आ जाएगी। और ये सेल्फ लूप देखिए सब में आ रही है। देखो अगर बी के ऊपर अनेबल इनपुट 0 हो तो आपके पास आउटपुट नेक्स्ट स्टेट बी ही आएगी। देखो सी के ऊपर अगर अनेबल इनपुट 0 हो तो आपके पास नेक्स्ट स्टेट सी ही आएगी। डी के ऊपर भी नेक्स्ट स्टेट डी ही आएगी अगर इनेबल इनपुट 0 हो तो। इसका मतलब हम सब के ऊपर यहाँ भी साइकिल लगाएंगे, सेल्फ लूप लगाएंगे। तो देखिए इसके ऊपर भी सेल्फ लूप ऐसे लगाएंगे, सी के ऊपर भी और डी के ऊपर भी सेल्फ लूप लगाएंगे और इस पर लिखेंगे कि अगर इनपुट 0 होगी तो हमारे पास सेल्फ लूप आएगी, अगर इनपुट 0 होगी तो हमारे पास सेल्फ लूप आएगी। ठीक है, समझ आ गई बात की? चलें जी। अब नेक्स्ट आपने इसकी इनपुट फाइंड कर लें जल्दी-जल्दी। क्या बोला? ए की तो निकाल ली, अब बी की फाइंड करें। बी के ऊपर अगर मैं अनेबल इनपुट 0 अप्लाई करूँ तो नेक्स्ट स्टेट कौन-सी आती है? 0 आती है। तो यहाँ पे लिख लूँगा अगर अनेबल इनपुट 0 होगी तो आउटपुट भी 0 आएगी। ऐसे ही सी का भी देख लो। सी के अंदर अगर मैं अनेबल इनपुट 0 करूँ तो मेरे पास आउटपुट देखो 0 ही आ रही है, तो यहाँ पे आउटपुट 0 आएगी। ऐसे डी में देखो, डी के लिहाज से भी देखो, अगर अनेबल इनपुट 0 होगी तो आउटपुट 0 ही आएगी। तो यहाँ पे भी मैंने 0/0 लगा दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट ये बताओ, अगर आप देखो बी पे खड़े हो और आप बी के ऊपर अगर अनेबल इनपुट अप्लाई करो 1 तो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेट आएगी वो सी आएगी। इसका मतलब मैं यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ एरो। ये देखो मैंने ऐसे लगा दिया एरो। मैंने कहा अगर मेरे पास अनेबल इनपुट क्या हो? 1 हो तो मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेट आएगी बी की वो सी आएगी। और उसके बाद ये भी बताओ कि अगर बी की ये जो बी वाली रो है सेकंड वाली, इसके ऊपर अगर अनेबल इनपुट 1 अप्लाई की जाए तो आउटपुट क्या आएगी? 0 आएगी। तो आउटपुट आएगी 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब सी की बारी। अगर मेरी सी की जो करंट अगर सी प्रेजेंट स्टेट है उसके ऊपर अनेबल इनपुट 1 हो, अगर अनेबल इनपुट क्या हो? 1 हो तो उसकी जो नेक्स्ट स्टेट है वो डी आएगी। तो मतलब सी से नेक्स्ट हम कहाँ जा सकते हैं? डी पे जा सकते हैं। कब? जब हमारे पास अनेबल इनपुट 1 हो और अनेबल इनपुट अगर 1 हो तो तो फिर इस थर्ड रो के अंदर हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो आएगी 0। मतलब यहाँ पे 1/0 आ जाएगा। उसमें नेक्स्ट लास्ट पे डी है, तो डी के अंदर देखें अगर हमारे पास डी के ऊपर अनेबल इनपुट 1 हो तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट आएगी वो ए आएगी। तो मतलब यहाँ पे डी से हम जो है वो ए पे जा सकते हैं नेक्स्ट स्टेट के अंदर। और अगर अनेबल इनपुट कौन सी है? 1 है और इसकी आउटपुट क्या आएगी? अगर अनेबल इनपुट 1 हो तो डी की ये जो डी है इसकी जो आउटपुट आएगी वो 1 आएगी। तो यहाँ पे 1/1 आएगा। ठीक है, ले जनाब ये आपकी बन गई स्टेट डायग्राम। देखते हैं क्या हमने ये सही बनाई है। ये देखें जनाब, आप गौर कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है जी, सेम देखें वैसे ही जैसे मैंने बना के दिखाई है। देखो जरा, चारों के ऊपर सेल्फ लूप है ना। ये देखो ए के ऊपर भी सेल्फ लूप है, बी के ऊपर भी सेल्फ लूप है, सी के ऊपर भी सेल्फ लूप है और डी के ऊपर भी सेल्फ लूप है। और ये देखो सबके ऊपर लिखा हुआ है कि अगर ए के ऊपर इनपुट 0 होगी, अनेबल इनपुट 0 होगी तो उसकी जो मैक्सिमम आउटपुट है वो भी 0 आएगी और वो सेल्फ लूप लग जाएगी उसके ऊपर। ऐसे ही ए के ऊपर अगर अनेबल इनपुट 1 होगी तो उसकी जो मैक्स आउटपुट आएगी वो 0 आएगी और हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट है वो बी आ जाएगी। तो सेम वही चीज़ जो मैंने आपको अभी ऊपर बना के दिखाई है, सेम वही है। सिर्फ फ़र्क इतना के सामने आप साथ इनपुट और आउटपुट के नाम भी लिखे हैं कि इनपुट का नाम अनेबल है और आउटपुट का नाम मैक्स है। तो इसलिए यहाँ पे साथ ई एन और मैक्स लिखा हुआ है। ले जनाब ये बन गया आपकी मेले मशीन की स्टेट डायग्राम। अगर मान लो यही टेबल के अंदर सिर्फ होता है ये मोड़े मशीन की, तो मोड़े मशीन में सिर्फ क्या होता है? मोड़े मशीन में सिर्फ ये होना था कि जो आउटपुट के 2 कॉलम है ना, सिर्फ एक कॉलम होना था। ये एक कॉलम क्यों होना था? क्योंकि अभी ये 2 कॉलम मेले मशीन के अंदर ये दो कॉलम इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे अनेबल इनपुट अलग-अलग है। एक दफ़ा अनेबल इनपुट 0, एक दफ़ा अनेबल इनपुट 1। लेकिन चूँकि मोड़े मशीन में कोई भी एक्सटर्नल अनेबल इनपुट कोई भी एक्सटर्नल इनपुट नहीं होती, लिहाज़ा उसके अंदर मोड़े मशीन के अंदर एक और निशानी है कि वहाँ पे आउटपुट कॉलम सिर्फ एक ही होता है।
तो इसी सेम टेबल को अगर आपने मोड़े मशीन में कन्वर्ट करना हो तो वो कुछ इस तरह से होगा। देखो सिर्फ इतना फ़र्क है कि जो आपके पास ये देखो ज़रा, जो आउटपुट है ना सिर्फ उसमें अनेबल नहीं है, बाकी देखो सब बाकी सारा टेबल देखो सेम ही है। प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, अनेबल इक्वल टू 0, अनेबल इनपुट अगर 1 हो तो फिर ये, और मैक्स मैक्स जो आउटपुट है देखो वो सिर्फ मैक्स है, उसमें कोई भी अनेबल इक्वल टू 0 या अनेबल इक्वल टू 1 नहीं है, ठीक है। बाकी चूँकि इसमें ये वाली आउटपुट ये वाली आनी थी, जब हम क्योंकि जो दोस्तों मॉडर्न मशीन होती है ना, इसमें हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल आउटपुट नहीं होती है, सॉरी इनपुट, एक्सटर्नल इनपुट नहीं होती है। यही वजह कि यहाँ देखें अनेबल का इक्वल टू 0, अनेबल इक्वल टू 1 नहीं है। और ये आउटपुट कहाँ से आई है? उसी फार्मूले से। फार्मूला कौन सा? मैक्स का फार्मूला क्या था पता? क्यू, क्यू 0 और क्यू 1 और आगे साथ क्या था? अनेबल ई एन। लेकिन चूंकि यहाँ पे चूंकि आउटपुट में कोई भी मॉडर्न मशीन के अंदर कोई भी अनेबल इनपुट नहीं होती है, ये ई एन यहाँ से हट जाएगा, बाकी बच गया क्यू 0 क्यू 1। तो लिहाजा आप दोस्तों वही सेम चीज़ कि यहाँ पे ये जो प्रेजेंट स्टेट है इनके अंदर जो क्यू 0 क्यू 1 वाली वैल्यूज है उनको आप पुट करते जाओ और यहाँ पे वैल्यू निकालते जाओ, और वो हमने अभी आपको ऊपर मैंने सारा करके आपको दिखा दिया। सिर्फ लास्ट में 1 आ रहा था, बाकी सब 0 0 0 है। क्लियर हो गया? तो ये दोस्तों सिंपल सी थोड़ी-सी चेंजिंग हमने की है कि हमने सिर्फ जो मैक्स आउटपुट थी, उसके अंदर सिर्फ अनेबल इनपुट हटा दी है, तो हमारे पास जो है ये क्या बन गया? मॉडल मशीन बन गया। अब इसी सेम मॉडल मशीन की आप क्या बनाओगे? डायग्राम बनाओगे, सेम वैसे जैसे ऊपर मैंने आपको बना के दिखाई है। देखो ये इस मॉडल मशीन की क्या है जी? स्टेट डायग्राम है ऑफ मॉडल मशीन। क्लियर हो गया जी? समझ आ गई? उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ले जनाब, यहाँ तक हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। आगे ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 आप खुद करेंगे। एग्जाम्पल सेम वैसे ही है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 का बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है? और ये सारे ने जेके फ्लिप फ्लॉप से की है। जो एग्जाम्पल नंबर 1 थी वो डी फ्लिप फ्लॉप से थी। ये भी एग्जाम्पल नंबर 2 भी सेम वैसे ही है, सिर्फ फ़र्क इतना कि यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप की जगह पे जेके फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया गया। बाकी तीनों स्टेप वैसे ही रहेंगे कि पहले आप क्या करोगे, इस डायग्राम से आप एक्साइटेशन इनपुट निकालोगे, उस एक्साइटेशन इनपुट से आप इस जेके फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन निकालोगे। उसके बाद फिर आप उसका नेक्स्ट स्टेट टेबल बनाओगे, फिर उसके अंदर आप अपनी आउटपुट का फार्मूला लिख के आउटपुट निकालोगे, और फिर फाइनली आप उसकी नेक्स्ट स्टेट डायग्राम बनाओगे, सॉरी स्टेट डायग्राम जो है वो क्रिएट करोगे। तो ये आप खुद ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, अगर आपको समझ आ गई है तो। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।